पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 7, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू 175, देन फाइंड करना है आपको वैल्यू ab प्लस बी सी प्लस सी ए की। तो इसमें आपको मेन जो है वो फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है आप इस तरीके से देख सकते हो। इसके वैसे तो 3-4 फार्मूले हैं, इस क्लास में हम ये फार्मूले बेस पर कर रहे हैं, बाकी जो नेक्स्ट आगे जो क्लास आएंगी तब उसमें और भी फार्मूले को बता दूंगा, ठीक है, जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो अगर सपोज़ आपके सामने कुछ इस तरीके की वैल्यूज़ आती हैं तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे, जो कि है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, फिर ये ब्रैकेट लगा हुआ है और फिर अंडर ब्रैकेट में है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये आपका फार्मूला है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि बॉस इतना बड़ा और इतना डिफ़िकल्ट और इतना टिपिकल फार्मूला, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे वैल्यूज़ आप अपने आप से चेंज कर लीजिए, 4-5 वैल्यू चेंज कर करके, और इसी आप एक बार पहले 2 बार 3 बार देख कर लगाइए, फिर 4 बार 5 बार बिना देखे लगाइए, आपको ये फार्मूला अपने आप रट आएगा। यही एक तरीका है, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस से ही आती है, आप सभी ने सुना ही है। तो बस हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे सभी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू 175 रखा है तो 175 रख दिया। बाकी इसमें सभी की वैल्यू हम रख देंगे, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसकी जगह पे हम वही प्लेस करेंगे। और फिर यहाँ से 7 इसको आप सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनेगी, 25 इज इक्वल्स टू 49 माइनस 3 ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो आंसर बन जाएगा वो 8 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब 49 जब इधर लाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो 49 में से हम 25 माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा, और 3 हमारा क्योंकि इधर है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकालने के लिए हमको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा 24 को, एंड देन आपकी वैल्यू जो है वो 8 आ जाएगी। ठीक है, तो मेन जो है वो इसमें बस फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप याद रखोगे तो डेफिनेटली आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बहुत ही आसानी से आप कर लोगे। ओके, फॉर्मूला याद रखिएगा, नोट कर लीजिए कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, और अगर क्वेश्चन नंबर 1 पसंद आया तो आप क्लास को लाइक ज़रूर कर दें, इसको शेयर कर दें अपनी सभी सोशल मीडिया साइट्स पर, जहाँ पे भी आप एक्टिव रहते हैं, जहाँ पे भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो यहाँ पे आपके फ्रेंड सर्कल हैं, जो स्कूल के ग्रुप्स हैं, वहाँ पे भी ज़रूर शेयर करिए अगर आपको लगता है कि हमारी क्लास आपके लिए यूज़फुल है और हम डेडिकेशन के साथ आपके लिए काम कर रहे हैं, क्वेश्चंस अच्छे हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर अपना प्यार दिखाएं। फैमिली में है तो फैमिली को सब्सक्राइब करके भी बेल बटन ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी क्लासेस का अपडेट्स, सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम डेट्स, एंट्रेंस एग्ज़ाम डेट्स, और डिफरेंट कॉलेजेस की डिफरेंट नोट्सेस आती हैं, वो सब अपडेट आपको टाइम टू टाइम करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेंसुरेशन का। यहाँ पे आपको देखना है कि द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर इज़ 392 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, पाई है वो, पाई मतलब कुछ इस तरीके से जो आपको देखने को मिलता है, दैट वन। ओके, सो इतना हमारा जो है वो वॉल्यूम दे रखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो अब हमारे पास हाइट है, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है ना। एच की वैल्यू हमारे पास है बट आर की वैल्यू नहीं है, तो आर की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ से निकालेंगे कि जब इसका जो वॉल्यूम दे रखा है 392 पाई, और इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एच की जगह पे हम 8 रखेंगे, ये आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 392, कुछ इस तरीके से आपकी इक्वेशन बनेगी। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 49 आएगा। तो जब आर स्क्वायर की वैल्यू 49 है तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7, क्योंकि 49 जो है किसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है 7 का, तो आर की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। बस अब आपको यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है 2 पाई आर एच, इसी में वैल्यू पुट करनी है, आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। पाई के हम जो यहाँ पे पाई की जगह पे पाई लेंगे, या फिर आप 22/7 भी 22/7 भी रख सकते हो, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे r की वैल्यू हमने 7 फाइंड की है, h की वैल्यू 8, तो 8 7 या 56 इंटू 12 तो 100, 56 इंटू 2 तो यहाँ पे 112 पाई आपका आंसर बनेगा, जो कि कर्व सरफेस एरिया कहलाएगा, जो कि आप यहाँ पे अब सॉल्यूशन में देख सकते हो। कुछ इस तरीके से आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को पाई आर स्क्वायर एच है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 392 पाई दी रखी है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू वही हमने अभी करके दिखाया आपको, बस उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये पाई कुछ इस तरीके से है कि 2 पाई आर एच आपका यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
राजू एट 3/4 पार्ट ऑफ पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा वाले का क्वेश्चन है ये। तो आप देख सकते हो फ्रैक्शन का ये क्वेश्चन है कि राजू ने क्या किया, 3/4 पार्ट ऑफ पिज़्ज़ा खा लिया, फिर एडम ने 3/10 पार्ट खा लिया बचे हुए का, और फिर रेनू ने भी 4/7 पार्ट खा लिया। तो कितना पार्ट बचा है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक्स वैक्स नहीं मानना है, डायरेक्ट मानना है। देखिए क्या 3/4 खा गया, 3/4 खा गया का मतलब क्या है, बस इस चीज़ को ध्यान से समझिए। आगे जो मैं करूँगा वो आप बहुत ईजीली समझ जाओगे और बहुत ईजीली आंसर निकल जाएगा। 3/4 खा गया किसी का, किसी एक पिज़्ज़ा का 3/4 हिस्सा खा गया, तो बचा कितना, 1/4, 1/4 बचा। क्यों? क्योंकि 4 में से 3 वो खा गया, तो कितना बचा, 4 में से 3 खा गया तो 1 बचा, और 4 तो रहेगा ही क्योंकि हमारा ये फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो 1/4 बचा। तो सिमिलरली यहाँ पे जैसे आप देखेंगे 3/10 खा गया, तो 3/10 जब खा गया तो कितना बचेगा, जब 10 में से 3 खा जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 3 खा जाएगा तो बचेगा 10 - 3 7। किसका 7? तो 10 का 7 मतलब 7/10, ठीक है। सिमिलरली 4/7 खाएगा, तो 4/7 का क्या मतलब हो जाएगा कि 7 में से वो 4 खा गया, कितना बचा 3, किसका 7 का, तो 3/7 पार्ट, इस तरीके से, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। 3/4 खा गया, कितना बचा 1/4, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वो रिमेनिंग का, बचे हुए का खा रहा है। अब तो 3/4 खा गया, बचा कितना 1/4 बचा। फिर 1/4 का ये जो एडम है ये 3/10 खा गया, तो 1/4 का भी कितना बचा 7/10। ये एक्चुअली कुछ इस तरीके से लिखा गया है आपका 1/4 इंटू 7/10 इंटू, अब यहाँ पे देखिए 4/7 खा गया तो कितना बचा 3/7, ठीक है। हमने कुछ भी नहीं माना और आंसर हमारा फ्रैक्शन में आना है। देखिए आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे आपका आंसर जो है वो 3 कुछ इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे अगर, तो देखेंगे आप 3/4 खा गया 1/4 बचा, है ना, और फिर 3/10 खा गया तो 7/10 बचा, और फिर 4/7 खा गया तो 3/7 बचा। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा 3/40। तो ये 3/40 होगा, ना कि 3/16, ठीक है। 3/40 फ्रैक्शन ये आएगा आपका बचा हुआ है। ओके, आई होप सो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, अ टीवी सोल्ड एट 8% गेन, हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹714 मोर देन the gain would be 15%, to gain 18% the selling price of the TV। ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा 100 मान के करिए, बहुत इजी रहेगा। 100 हम मानते हैं, और इसको उसने कितने परसेंट पे बेचा 108%। कैसे, 8% का गेन है, तो अगर आप पहले से क्लास कर रहे हो तो आप समझ गए होगे कि यहाँ पे हमने 100 से 108 कैसे लिखा। गेन को प्लस करते हैं तो 100 + 8 108 हो गया, अगर लॉस होता तो माइनस करके लिखते, ठीक है। बट ये सिर्फ 100 के केस में ही होगा, और कुछ भी अगर आप मानोगे तो उसके केस में आंसर डिफरेंट आएगा। इसीलिए 100 से मानते हैं तो डायरेक्ट आप उसका सॉल्यूशन ले सकते हो। 100 - 8, 100 - 20, 100 - 30, 100 + 30, 100 + 30, 100 + 40, 100 + 120, 100 + 230, 100 + 400, है ना, ऐसे ले सकते हो। आपका डिपेंड करता है कि कितना % प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे है कि हैड इट बीन सोल्ड फॉर 714, इसको आप थोड़ा सा इग्नोर कर दो, ठीक है। अभी आप इग्नोर कर दो इस वाले को कि 714 मोर। आगे पढ़िए, द गेन वुड बी 15%। गेन हम 15%, अगर हम इसी का देखें तो कितना हो जाएगा 115। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो आप देखोगे कि 7 का डिफरेंस आ रहा है, और ये 7 का डिफरेंस ज़्यादा, मतलब 7 ज़्यादा, ठीक है। 115 पर बेचा तो पहले से कितना ज़्यादा है 7, और क्वेश्चन में क्या क्या रखा है 714 ज़्यादा। तो अगर हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 102। तो अगर 1 की वैल्यू 102 है तो हमें ये कॉस्ट प्राइस निकालना है जो हमने 100 माना था। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों तरफ हम 100 से इंटू करेंगे तो 10200, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे बनेगा। अभी मैं सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ आपको। ये क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 18% गेन करना है, तो इंटू 118/100 निकाल लेंगे, बस आपका आंसर जो है आपके सामने आ जाएगा, है ना। देखिए इस तरीके से, यहाँ पे देखिए 7 की वैल्यू
714, तो यहाँ पे अगर हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 102 हो जाएगी। हमें क्या फाइंड करना है, CP जो कि 100 दिया हुआ है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10200। अब फाइंड करना है हमें कि गेन उसको 18% होना चाहिए, तब उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो 10200 में 18% गेन लगाएंगे, CP पे ही गेन और लॉस होता है, तो हमारा कुछ इस तरीके से 12036 आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, बहुत इजी क्वेश्चन है। वैसे तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो टाइम लग सकता है, बट हम आपको कुछ ऐसी अप्रोच बताएंगे कि जिससे टाइम आपको बहुत कम लगेगा, बहुत मिनिमल टाइम लगेगा। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो जब कभी भी ऐसा मिक्सचर एंड एलिगेशन का प्रश्न आए कि एक जो है उसने पर केजी 40 के हिसाब से ली और 1 किलो शुगर उसने 48 रुपये के हिसाब से ली और दोनों को मिक्स करके उसने बेच दिया और 20% प्रॉफिट पर बेचा 54 पर केजी पर, तो ऐसे में क्या करते हैं हम, 40 वाला एक हमारा जो फर्स्ट वाला है 1 केजी वो इधर लिखा, दूसरा वाला जो 48 रुपीज़ का लिया उसने हमने इधर लिखा, बीच में हम कैसे लिखेंगे 54 लिखेंगे। 54 लिखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे जो आंसर है वो आपका गलत आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने क्या लिया है, CP लिया है, और यहाँ पे आप क्या ले रहे हो, सेलिंग प्राइस ले रहे हो, तो सेलिंग प्राइस नहीं लेना है, यहाँ पे भी हमको CP लेना है। CP के लिए क्या करेंगे, देखिए प्रॉफिट उसने कितना हुआ 120 का, तो जब 120 प्रॉफिट था तब उसने प्राइस पे कितने पे बेचा 54 पे, तो हमें 100 पे निकाल लेना है, वापस से इसको नॉर्मल पे ले आना है, तो 54 अपॉन 120 इंटू 100 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6 9 जा 6 2 जा और 10 2 जा, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगा, और 45 यहाँ पे आपका बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना बनेगा 45, 1 मिनट, हाँ, तो यहाँ पे हमने फिर से लिख देता हूँ 40 48, और जब आप उस तरीके से सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका 45 बनेगा। तो अब क्या करना है, 48 में से 45 माइनस करेंगे कितना आएगा 3, और 45 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5। तो जो आपका रेशियो है पहले वाली और दूसरे वाले का जो शुगर का, तो 3:5, इस तरीके से आपका बस आंसर बन जाएगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन में बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो बीच वाला है ना वो इन दोनों के बीच वाले ही आएगा, मतलब एक से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे 40 से बड़ा है 45 और 48 से छोटा है, तो ये कंडीशन बननी चाहिए, तभी ये ऐसा जो है मिक्सचर एंड एलिगेशन लगेगा। ठीक है, तो करने से पहले मैं आपको इस ई बुक के बारे में बताना चाहूँगा कि जिस तरीके के क्वेश्चंस हम यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं उसी तरीके के क्वेश्चंस आपको एक जगह पे इस ई बुक में मिल जाएंगे और उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ इसमें आपको क्या क्या मिलेगा मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इस ई बुक को लेना चाहिए या नहीं। तो अगर आपके एंट्रेंस सिलेबस में रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, कॉमर्शियल मैथ्स, इसके साथ में करंट अफेयर्स जो कि जीके का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और उसके साथ में कंप्यूटर, तो इतने सारे सब्जेक्ट्स में से अगर एक भी सब्जेक्ट आपके एंट्रेंस सिलेबस में है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। स्मार्ट अप्रोच के साथ हमने इसको तैयार किया है, जिससे आपका कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा मत सोचिए, अब जो आपका एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत ज़्यादा नियर हैं, तो आपको तैयारी पर ध्यान देना है, तैयारी पर फोकस करना है। अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो आउटपुट आपको देखने को मिलेगा वो भी अच्छा होगा। ठीक है, तो एवरीथिंग डिपेंड्स कि आपने तैयारी कैसे की है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बाकी दो आपको मास्टर वीडियोस मिलेंगी। एक मास्टर वीडियो आपका मेंटल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और कमर्शियल मैथ्स में जितने भी क्वेश्चंस हमने दिए हैं इसी बुक में, उसका सॉल्यूशन, डिटेल्ड सॉल्यूशन, और वो भी बेस्ट अप्रोच के साथ, शॉर्टकट अप्रोच के साथ। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच तो आपको आती है, बट हमने कोशिश की है कि आपको हम शॉर्टकट अप्रोच, शॉर्ट ट्रिक्स से सिखाएँ। और इसके साथ में आपको रीजनिंग के भी जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके भी सभी क्वेश्चंस का जो आपका सॉल्यूशन है वो डिटेल्ड में आपको मिल जाएगा विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही होगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इसे चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। ए सोल्ड मोबाइल टू बी एट अ गेन ऑफ 25% एंड बी सोल्ड इट टू सी एट अ लॉस ऑफ 10%. If C paid ₹5625 for it, how much did A pay in rupees? तो इसमें हो क्या रहा है, मैं आपको एक बार पेन एक ओपन कर लेता हूँ। हाँ, तो इसमें हो क्या रहा है कि A ने कुछ प्राइस पे ख़रीदा था, ठीक है, मैन्युफैक्चर यूनिट से, और इसने जो है रिटेल में
बी को बेच दिया कुछ डिस्काउंट पे या कुछ प्रॉफिट पे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो भी बताऊंगा कि कैसे आपको हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है। फिर बी ने क्या किया, बी ने सी को बेच दिया। अब लॉस पर बेचा प्रॉफिट पर बेचा वो हमारा बाद का पार्ट है, आप कहानी को समझिए। ए ने बी को बेचा कुछ प्रॉफिट पे कुछ लॉस पे, या बी ने फिर उसके बाद में फिर सी को बेच दिया कुछ प्रॉफिट कुछ लॉस पे। अब जो सामान बिका है सी ने कितना रुपीज़ दिया है, तो 5625 रुपीज़ दिया है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, पहले भी बताया है फिर से बता देता हूँ, जिससे रिवीजन हो जाएगा और जो कुछ नए स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उनको भी चीज़ें पता लग जाएंगी। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं फैमिली में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें, जिससे आपको आने वाले दिनों में सभी क्लासेस का अपडेट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन और करेक्ट कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गेन है कितना 25%। जब बोलेगा कि गेन है तो गेन में क्या करना है, गेन में क्या होता है, आपके पास पैसा आया कुछ ज़्यादा हुआ, ठीक है, तो क्या करेंगे प्लस करेंगे 25। तो 25% गेन है तो हम इसे कैसे लिखेंगे 100 + 25/100। 100 क्यों लिखा, क्योंकि परसेंट में है ना। आप कैसे लिखते हो परसेंट को, 25% मतलब 25/100 ऐसे लिखते हो ना। तो हम इसको ये 25/100 की जगह 25/100 की जगह हम इसको क्या लिखेंगे, क्योंकि गेन है हमारा 25% का, तो हम इसको लिखेंगे 100 + 25, यहीं पे प्लस कर देंगे अपॉन 100। ये आपका डायरेक्ट आंसर देगा, ठीक है, अभी देखिएगा। और वहीं अगर हम बात करें सी, देखिए आप एट अ लॉस ऑफ 10%, तो सी में लॉस हुआ है तो लॉस में कम होगा तो माइनस कर देंगे और 10/100 कर देंगे, ठीक है। मतलब 90/100 आपका यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से है कि हमने मान लिया है कि ए ने एक्स जो मोबाइल ख़रीदा था, एक मोबाइल ख़रीदा था ए ने, वो एक्स रुपीज़ पर ख़रीदा था। तो अब हमने मान लिया कि एक्स रुपीज़ पे ख़रीदा उसने, इनटू उसने क्या किया 25% गेन पर बी को बेच दिया। तो 25% गेन मतलब 125/100, ठीक है। अब यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ है, फिर बी ने क्या किया, ये बी का अमाउंट हो जाएगा। बी ने सी को बेच दिया कितने पर, सी ने सी को बेचा 10% लॉस पर, दैट मीन्स 100 - 10 करेंगे, है ना। 100 - 10 करेंगे, 100 जब 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 90, और 90/100 क्योंकि हमारा क्या है प्लस में परसेंट में है, ठीक है। अब ये जो है ये किसको मिल गया, सी को मिल गया, और सी ने कितना अमाउंट दिया है, तो 5625, ठीक है। और यही देखिए आपका ये हमने इक्वेशन में लिख रखा है ना। बस इसको आपको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है और कुछ इस तरीके से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पे ये जो है ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। एक्स का जो वैल्यू है वो तो आप सॉल्व ही कर लोगे, इसको आप 125/100 और 90/100 = 5625 को सॉल्व करेगा, 5000 ही आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो कुछ इस अप्रोच से जाना है, बहुत इजीली बहुत जल्दी आपका हो जाएगा अदर स्टूडेंट्स के कंपेयरिंग में, ठीक है। जब वो ट्रेडिशनल अप्रोच से जाएंगे और आप स्मार्ट अप्रोच से। तो सॉल्यूशन पसंद आया हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि उसी से हमको मोटिवेशन मिलता है। शेयर भी ज़रूर कर दीजिए, आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, आपका जितना भी फ्रेंड्स ग्रुप है व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर, हर जगह इस वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करिए, क्लास को सपोर्ट ज़रूर करिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ उसी तरीके से है, बट यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन का बनाने का तरीका है वो अलग हो गया, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन रखा है, जिससे आपको पैटर्न समझ में आए कि अगर वो पैटर्न फॉलो होता है तो किस किस क्वेश्चन में फॉलो हो सकता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर मेड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज रिस्पेक्टिवली बाय 8% एंड 10%। व्हाट इज़ द परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन इट्स एरिया। मतलब लेंथ को जो है उसने क्या किया, इंक्रीज़ कर दिया कितना 8% से बढ़ा दिया, और ब्रेड्थ को क्या किया उसने डिक्रीज़ कर दिया, क्या किया ब्रेड्थ को डिक्रीज़ कर दिया, ब्रेड्थ को डिक्रीज़ कर दिया, लेंथ को इंक्रीज़ और ब्रेड्थ को डिक्रीज़ कर दिया कितना परसेंट 10%, तो डिक्रीज़ कर दिया तो कम हो गया। अब आप सभी को पता है कि लेंथ इनटू ब्रेथ ही क्या होता है, आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है ना।
तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर ही आपका क्या बनता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट मानना है कि जो एरिया है वो कितना है, 100 है, ठीक है, 100 मानना है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, है ना, पहला लेंथ है और दूसरा ब्रेथ है। तो जो लेंथ है वो क्या हो गया है, 8% का उसमें इंक्रीज़ किया गया है, तो हम इंक्रीज़ में प्लस करते हैं, तो 100 + 8 108 हो गया। तो लेंथ में 108% मतलब इंक्रीज़ हो गया, इस तरीके से लिखेंगे। फिर इनटू करेंगे, है ना, और फिर उसके बाद क्या लिखा है, ब्रेथ में डिक्रीज़ कर दिया गया 10%। तो 10% डिक्री का मतलब है कि 100 - 10 दैट मीन्स 90%। इस तरीके से हमारी कुछ इक्वेशन बनेगी। अब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो 97.2 आपका आंसर आएगा। लेकिन वो आंसर फाइनल आंसर नहीं होगा। देखिए कुछ 97.2 आपका आंसर ये जो है वो देगा इसको सॉल्व करने के बाद। बट यहाँ पे पूछा क्या गया है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज़ और डिक्रीज़। तो हमने क्या माना था, 100 माना था। एरिया आया कितना, 97.2। तो कितना परसेंट का डिक्री हो गया, 2.8% का डिक्रीमेंट हो गया, है ना, डिक्रीज़ हो गया, डिक्री कर गया 2.8%, क्योंकि 100 में से 97.2 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, आपका बनेगा 2.8। अब यहाँ पे क्योंकि हमारा बेस हमने माना था 100, तो हम यहाँ पे 2.8 को डायरेक्ट 2.8% भी बोल सकते हैं। जब आपका बेस 100 होगा ना, अब आप यहाँ पे सपोज़ 87 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 13, है ना, 13 आएगा। तो अगर पूछे कि कितने का डिक्रीमेंट हुआ तो आप बोल सकते हो कि बस 13% का डिक्रीमेंट हुआ। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो कि 100 में से हमने क्या माइनस किया, 87, तो कितना आएगा, 13%। कैसे, ये परसेंट निकालने वाला कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझा देता हूँ, जिससे आपको क्वेश्चंस में आसानी हो जाएगी। सपोज़ यहाँ पे हमने माना कि उसमें 13% का डिक्रीमेंट था, ठीक है, 87 मान लिया। अब इसमें अगर आपको निकालना है कि कितने परसेंट का डिक्रीमेंट हुआ, तो वैसे तो आप बता सकते हो डायरेक्ट कि 13% का। क्यों, क्योंकि जो आपका बेस है ना वो 100 है, और 100 से बेस से क्या होता है अभी आप देखिएगा। देखिए यहाँ पे परसेंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है कि जितना भी डिफरेंस है वो आप ऊपर लिखते हो अपॉन जिससे कंपेयरिंग करनी है, या जो आपका बेस अमाउंट है, जो कॉस्ट प्राइस है, नीचे लिखते हैं और फिर इनटू 100 कर देते हैं। ये 100 जो है ये परसेंट के लिए है, ये 100 जो है वो आपका बेस वाला नंबर है, ठीक है, और ये जो है 13 ये आपका डिफरेंस है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने लिखा। अब आपको देखने को आ रहा है कि जो 100 है ये तो बॉस कैंसिल हो जाएगा, तो 13 आपका परसेंट वैसे भी आ जाएगा, है ना, तो जो कि हम डायरेक्ट भी आपको बता रहे थे। तो यही चीज़ क्या है, कुछ जादू नहीं है, बस ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको याद रखिए। जब आपका बेस 100 रहेगा, उससे फिर चाहे जितना भी डिफरेंस, चाहे जितना भी आपका इंक्रीमेंट हुआ हो, अगर आप 100 से कंपेयरिंग कर रहे हो तो डायरेक्ट आप बता सकते हो कि सर 13% का इंक्रीमेंट हुआ। अगर यहाँ पर मैं आपको 97 या 90 भी लिख दूँ, जैसे कि यहाँ पे 90 लिख दूँ, तो कितने परसेंट का डिक्रीमेंट हुआ, 10% का डिक्रीमेंट हुआ, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा बेस 100 है। अगर बेस लेकिन अगर बदल गया, बेस अगर 250 या 100 से एक भी ज़्यादा हो गया ना, तब आपका ये चीज़ बदल जाएगी, ठीक है। तो बेस आपका 100 होना चाहिए। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था, मैंने कुछ इस पर टाइम देकर आपको समझाया है, तो कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपको बहुत जगह ऐसा यूजेज जो है वो इसके इस कॉन्सेप्ट के आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ सॉल्ट enables a man to buy 2 kg more for rupees 272. The reduced price of salt per kg is। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं आपको पहले ये समझने की कोशिश करिए, वो बताता हूँ। इसमें क्या है कि रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ सॉल्ट, कुछ x रुपीज़ kg का था, पर kg का था सॉल्ट, नमक, उसमें कुछ रिडक्शन हो गया 15% का, ठीक है। अब क्या हुआ है कि अब जो 15% का रिडक्शन हो गया है, उसी अमाउंट में वो जो पर्सन था या आप थे, आपने 2 kg जो है वो सॉल्ट जो है वो और ले लिया। जिस अमाउंट में रिडक्शन हुआ उसी अमाउंट का 2 kg सॉल्ट और ले लिया कि ठीक है, मेरे को पैसे वापस मत दीजिए, आप मेरे को 2 kg और दे दीजिए, ठीक है। तो ये कहानी है। तो अब ये बताना है कि जो उसने 2 kg और ले ली, तो अब टोटल उसे जो पड़ा सॉल्ट वो कितने रुपीस पर केजी के हिसाब से पड़ा, ठीक है, ये बताना है इसमें। आई होप सो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं,
जो आपको अमाउंट दिया है ना 272, इसी का ही हम ये 15% निकालते हैं। क्यों? क्योंकि आपको क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अमाउंट था वो जो लेकर गया था उसमें उसने क्या किया, 15% का डिक्रीमेंट हो गया था। तो जो जितने परसेंट का डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट होता है ना, वही हम निकालते हैं फाइनल प्राइस का। तो हम निकालेंगे अगर, तो आप देखोगे कि 272 का 15% आपका आ जाएगा 40.8 रुपीज़, 40.8 रुपीज़, ठीक है। और इसका हमने क्या किया, ये 15% का हमने क्या किया था, 2 केजी मोर ले लिया था, 2 केजी ज़्यादा ले लिया था, मतलब 40.8 रुपीज़ का जो हमारे पास था बचा था, उसका हमने 2 केजी सॉल्ट और ले लिया था। कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। तो जब 2 केजी का सॉल्ट का प्राइस 40.8 है तो 1 केजी का प्राइस क्या होगा, 20.4 रुपीज़ पर केजी, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे बोले कि पहले वाला प्राइस क्या है वो बताइए, तो ऐसे में आपका ये जो 20.4 है ना, इसको आपको इक्वल टू कर देना है। 20.4 इज इक्वल्स टू 15% का रिडक्शन का मतलब है 100 माइनस 15, दैट मीन्स 85%। और अगर हमें ओरिजिनल निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, 100%। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 20.4 इंटू 100 अपॉन 85, ठीक है। कुछ इस तरीके से, या आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो। मैं आपको और इसको सिंपल वे में बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या निकालना है हमें, 100%, और इसके नीचे क्या है, x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करिए, x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तब क्या आएगा आपका, तब आएगा आपका ओरिजिनल जो आपका प्राइस था रुपीज़ पर केजी के हिसाब से सॉल्ट का, वो आएगा। लेकिन अभी क्या आया है, रिडक्शन वाला प्राइस, ठीक है, रिड्यूस्ड प्राइस। ओके, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट अगेन एक क्वेश्चन है परसेंट का। सौरभ सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 40% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 40%, देन बाय व्हाट परसेंट विल हिज सेविंग्स इंक्रीज और डिक्रीज। इसमें क्या है, आप सभी को पता है कि इनकम इज इक्वल्स टू क्या होता है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, जो आपने सेव किया और जो आपने खर्च किया, इन दोनों का सम ही क्या होता है, इनकम होता है, राइट। तो आगे अगर हम देखें, आप देख सकते हो इसमें हमको 100 मान के करना है। परसेंट वाले क्वेश्चन में आप अगर अधिकतर अगर आपके जो क्वेश्चन है उसमें कोई वैल्यू नहीं दी है पर्टिकुलर, तो आप उसे 100 मान के करिए। तो इनकम आप देख सकते हो 100 हमने मान लिया है। सेविंग उसकी कितनी है, क्योंकि जैसे कि आप देखोगे 25% सेविंग है, तो हम तुरंत 100 का 25% 25 लिख देते हैं, दैट्स इट, है ना। अब अगर कोई उल्टा सीधा नंबर मांगेंगे तो 25% हमें उसका निकालना पड़ेगा। यही बात मैंने आपको बताई थी कि अगर 100 है तो अगर उसका हम कुछ भी निकालते हैं या कुछ भी डिफरेंस या कितना भी परसेंट आता है तो वही आपका आंसर बन जाता है। मतलब समझ रहे हैं, मतलब जैसे अगर हम 100 का 35% बोलेंगे तो क्या आएगा, 35 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 100 का अगर हम 35% निकालेंगे तो क्या बनेगा, 100 से 100 कैंसिल, क्या बनेगा, 35 ही बनेगा। इसीलिए हम 100 मानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आया होगा आपके मन में कि 100 ही क्यों, तो इस तरीके से हम यहाँ पे आप देख सकते हो 25 जो है हमारी सेविंग है 25%, तो जाहिर सी बात है एक्सपेंडिचर हमारा कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, क्योंकि सेविंग और एक्सपेंडिचर मिलकर ही हमारा इनकम बनाते हैं। तो जब 25 सेविंग है तो 100 में से हम 25 माइनस करेंगे सेविंग को, इनकम में से सेविंग को माइनस करेंगे, एक्सपेंडिचर आ जाएगा हमारा 75%। अब बस इसमें इंक्रीज़ कर दीजिए, डिक्रीज़ कर दीजिए। इफ इज इनकम इंक्रीजेज बाय 40%, तो इनकम में इंक्रीज़ हुआ है तो 40% का इंक्रीमेंट मतलब 140%, मैंने बताया था आपको 100 प्लस 40% कर देंगे डायरेक्ट तो 140 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, सेविंग्स में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वो बताना है, लेकिन एक्सपेंडिचर इसमें दिया हुआ है कि इंक्रीज़ कर गए 40% से। तो 75 का जो है 40% इंक्रीमेंट कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे 75 इंटू 105 अपॉन 100, ठीक है। 105 क्यों, 105 क्यों किया, यहाँ पे आप इसको 40% कर दिया है, 75 इंटू 140% अपॉन 100, इस तरीके से हम निकालेंगे इसको, ठीक है। तो 75 का जब आप इंक्रीज़ करोगे 40% से तो आपका कुछ ये 105 आंसर बनेगा, ओके। जब आगे अगर हम देखें तो जो आपका सेविंग है वो कितना आएगा, जब इनकम हमारी 140 है, एक्सपेंडिचर 105 है, तो सेविंग कितना आ जाएगा, 35, राइट। अब 35 अगर सेविंग आ गई तो सेविंग का जो है इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीमेंट, आप खुद ही बताइए। 25 से कोई डिजिट
या कोई नंबर कोई प्राइस 35 हो जाता है, ऑफ कोर्स इंक्रीमेंट हुआ, बट कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ तो वो आप देख सकते हो 25 से 35 कितने पॉइंट का इंक्रीमेंट, 10 पॉइंट का इंक्रीमेंट किस पर हुआ, तो 25 हमारा बेस है, जो बेस होता है वो हम नीचे लिखते हैं, जिससे कंपेयरिंग करना है, किससे, जिससे कंपेयरिंग करना है, 25 से करना है तो 25 नीचे इंटू 100, फिर यहाँ 25 4 जा 100 और 4 इंटू 10 करेंगे तो 40% आपका इस तरीके से आंसर यहाँ पे बनेगा, जो कि सेविंग्स जो हैं वो आपकी इंक्रीज़ करेंगी कितने से, 40% से, ठीक है। और अगर पॉइंट पूछेगा कितने पॉइंट का इंक्रीमेंट हुआ तो आप 10 पॉइंट बोल सकते हो, है ना। पॉइंट पूछेगा नहीं, अगर पॉइंट पूछेगा तो आपको कुछ डेफिनेट यहाँ पे नंबर देगा। जब इनडेफिनेट नंबर्स है तो हम कुछ भी मान के करेंगे तो वहाँ पे पॉइंट्स में ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। परसेंट में आपकी वैल्यू पूछी जाएगी, ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को टैकल करना है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹425 एंड लॉसेस 15%. एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू गेन 5% प्रॉफिट। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या इसमें हुआ है कि यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। अ ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹425, 425 रुपये में जब ट्रेडर ने एक आर्टिकल बेचा, या आप कह सकते हो शॉपकीपर ने एक आर्टिकल बेचा, तो उसको 15% का लॉस हुआ। तो कितने परसेंट पर वो बेचे कि उसको 105 या 5% का प्रॉफिट हो, ठीक है। तो क्या करना है आप देख सकते हो, 100 माइनस 15, क्योंकि लॉस हुआ तो -15 करेंगे 100 में से ही, आपकी वैल्यू आएगी 85%, जो कि किसके बराबर होगी, 425 के। हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, 105 की। क्यों, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो क्या है, 5% का है, और हमारा बेस 100 रहता है, और हम इसमें 5% प्लस करेंगे तो हमारा 105/100 कुछ इस तरीके से परसेंट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 105 की वैल्यू आप डायरेक्ट निकालिए, 85% इज इक्वल्स टू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 425/100, 85 इज इक्वल्स टू 425 अपॉन यहाँ पे 100 की वैल्यू है, हमको x निकालनी। जब 85 इज इक्वल्स टू 425 है तो 100 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, सॉरी 105, हमें 105 की वैल्यू निकालनी है ना, तो इस तरीके से। तो जब 85% इज इक्वल्स टू 425 है तो 105 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, x को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको सॉल्व करिए, आपका जो आंसर बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा 500, ठीक है। तो ये आपको जो है मेथड्स याद रखने हैं, ऐसी अप्रोच याद रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे अपने सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 आपको जैसा कि दिख रहा है, पेन में खोल लेता हूँ ना। ओके, इफ़ 2000 रुपीज़ अमाउंट्स टू 2500, ठीक है। अगर 2000 रुपये 2500 रुपये हो जाता है 4 साल में, तो रेट हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको जो फॉर्मूला होता है, SI इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बाई 100, ठीक है। ये पूरे के अपॉन में होता है, ठीक है। फॉर्मूला सभी को याद होगा। अब देखिए यहाँ पे SI की जगह पे क्या करना है, बात बस इसकी है, क्या रखना है। देखिए पहले कितना था 2000, फिर कितना बन गया 2500, मतलब 2500। टोटल इंटरेस्ट कितना बना, तो 500 बना ना, 500 इंटरेस्ट बना। बस सिंपल इंटरेस्ट की जगह 500 रखना है। मेरा इस क्वेश्चन से यही समझाने का मतलब था कि आप यहाँ पे 2000 या फिर 2500 मत रखें, क्या रखें 500, ठीक है। P की जगह पे क्या होगा, प्रिंसिपल, जो अमाउंट आपने लगाया 2000 रुपये लगाया, ठीक है, इंटू R हमको फाइंड करना है तो R रखेंगे। T कितना दिया हुआ है 4/100 कर देंगे। बस इसको आपको सॉल्व करना है, आंसर आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम 2 जीरो से यहाँ पे काट देंगे और यहाँ से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। तो 50 अपॉन यहाँ पे 8, तो मतलब R की वैल्यू क्या आ जाएगी 50/8, और इसको हम सॉल्व करेंगे 2 4 जा 25, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 61/2% आपका कुछ इस तरीके से आंसर आ जाएगा, रेट परसेंट, ठीक है। मेन मुद्दा क्या था, ये 2000 से 2500 हुआ, उसमें SI का आपको वैल्यू रखना मेन मुद्दा था। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया होता तब आंसर अलग आता, आप सभी को पता है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं दिया है तो आप नॉर्मल SI से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर क्वेश्चन में दिया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट से आपको निकालना है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ईजी है। इसमें देखिए क्या है, ऐसे लिख के आएगा, इफ़ x रेशियो y
इज इक्वल्स टू 2:1। आपको एक ऐसे इक्वेशन देगा, उसकी वैल्यू पूछेगा। क्या करना है, बस x की जगह पे 2 रखना है, y की जगह पे 1। क्या रखना है, x की जगह पे 2, y की जगह पे 1, बस। ठीक है, अब देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 4 प्लस वाई स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 + 1 5 और 4 - 1 3। यही आपका आंसर बन जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या है, इफ़ अ सेलर sells his fruits at 25 rupees per kg, he bears a loss of 25%. Find the selling price if he wants to sell it at by gaining 25%। मतलब क्या है, किसी सेलर ने 25 रुपये पर केजी के हिसाब से कुछ उसने फ्रूट सेल किया, तब उसको 25% का लॉस हो गया। कितने का, 25% का लॉस हो गया। तो अगर वही सेलर 25% गेन पर बेचना चाहे, तब वो क्या अमाउंट पे बेचेगा, किस अमाउंट पर बेचेगा। ठीक है, देखिए किस पे बेचा, 25 रुपीज़ पर केजी पर बेचा, ये हमने मान लिया। ठीक है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। जब इसने 25 रुपीज़ पर केजी पर बेचा, तब उसको क्या हुआ, 25 का लॉस हुआ। लॉस का मतलब अमाउंट कम हुआ, और कम का मतलब अमाउंट माइनस हुआ। तो हम हमेशा किस में माइनस करेंगे, परसेंट वाली अगर आपने सेशंस देखे हो हमारे, तो हमने बता रखा है हमेशा 100 में से माइनस करेंगे। तो 100 - 25 की वैल्यू ये दी हुई है, मतलब 75% की ये वैल्यू दी हुई है। कितना, 25 रुपीज़ पर केजी, आप इस तरीके से लिख सकते हो पूरा। ठीक है, 75% की। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है कितने पर, गेन पर। कितना गेन, 25%। देखिए जब लॉस था तो क्या किया, 100 में से माइनस करके लिख दिया। क्या करना है, जब गेन करना है तो क्या करेंगे, ऑफ कोर्स 100 में से प्लस कर देंगे, क्योंकि हमारा अमाउंट बढ़ेगा, बढ़ेगा तो मतलब प्लस होगा। ठीक है, तो प्लस होगा का मतलब 100 + 25 तो मतलब 125। अब देखिए यहाँ पे हमको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपको सामने इक्वेशन दिख रही है, मैं एक बार इसको तरीके से लिख देता हूँ कि 75 की वैल्यू दी हुई है 25, आपको निकालना है 125 की वैल्यू। यहाँ पे मान लीजिए आप x है। ठीक है, तो 25 1 जा 25 5 जा, ये हुआ 25 1 जा 25 5 जा, नहीं 3 जा जाएगा, सॉरी 3 जा, भाई मैं कहूँ ये कम कैसे आ जाएगा, 25 3 जा 3 5 जा 15 3 जा 6 1 7। हाँ ठीक है, 3 बार में गया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी, तो क्या हो जाएगा, ये x इधर जाएगा तो आ जाएगा 3x = 125। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125/3। ठीक है, तो 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 41, 2/3 आपका इस तरीके से रुपीज़ में आंसर बनेगा। अगर उसको 25% का प्रॉफिट चाहिए तो इस रेट पर उसको बेचना पड़ेगा। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिए, फिर से देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाया है और बहुत ही धीरे धीरे समझाया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है मिक्सचर एंड एलिगेशन का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हम खोल लेते हैं। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इन अ मिक्सचर ऑफ 20 लीटर देयर इज अ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 1:4। इफ़ 2 लीटर्स ऑफ वाटर हैज़ बीन एडेड देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। क्या है, एक मिक्सचर है आपका, ठीक है, जिसमें मिल्क है और वाटर है। ठीक है, ये 20 लीटर का मिल्क है आपका, जिसमें मिल्क कितना है, 1 है, और 1 रेशियो है, और वाटर कितना है, 4 रेशियो है। ठीक है, R मान लेते हैं हम इसको। निकालना क्या है, अगर इसमें वाटर कुछ और ऐड किया गया, क्या ऐड किया गया, वाटर कुछ और ऐड किया गया, तब जो है फाइनल जो क्वांटिटी आएगी वाटर की मिक्सचर में, वो बताना है। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि जो हमारी इनिशियल क्वांटिटी है, जो पहले हमारे पास ओरिजिनल मिक्सचर है 20 लीटर का, उसमें वाटर की क्वांटिटी कितनी है। देखिए क्या है, दो चीज़ें हैं, मिल्क और वाटर, कितना रेशियो है, 1:4। टोटल क्वांटिटी कितनी है, 20 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, कितना आएगा, 5। तो 5x आप रहने दो, डायरेक्ट मानो 5 की वैल्यू कितनी है, 20 है,
1 की वैल्यू निकालेंगे तो 20 के अपॉन में 5 आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा 4। मतलब 1 की वैल्यू कितनी है 4। तो यहाँ पे मतलब ये 1 किसका है, ये 1 किसका है मिल्क का। इसका मतलब जो मिल्क है वो 4 लीटर का है। जब 1 की 4 है तो 4 की कितनी हो जाएगी, जब 1 की 4 है तो अगर हम 4 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4। क्यों, क्योंकि हमने 4 से इधर मल्टीप्लाई किया तो 4 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 4 जा 16। इसका मतलब हमारे पास मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, यहाँ पे ये मिल्क 4 है, वाटर 16 है। अब हमने क्या किया है 2 लीटर और वाटर ऐड कर दिया है, तो 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा 18, और यही आपका आंसर हो जाएगा। पूछा गया है कि जो हमारा अब मिक्सचर बना है वो कितना मिक्सचर कितने लीटर का है, तो 22 लीटर का है, जिसमें 18 लीटर आपका पानी हो गया है। क्यों, क्योंकि हमने 2 लीटर मिलाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन की अप्रोच रखनी है और सॉल्व होता जाएगा। ये देखिए, राम सेल्स अ बाईसाइकिल टू श्याम एट 20% प्रॉफिट एंड श्याम सेल्स इट टू सीता एट 25% प्रॉफिट। इफ राम बाउट इट एट ₹2000 देन द प्राइस एट व्हाट सीता बाउट इट। मतलब राम ने एक साइकिल खरीदी, ठीक है, किसी रेट पर, उसने 20% प्रॉफिट पर श्याम को बेच दिया, फिर श्याम ने अगेन 25% प्रॉफिट पर सीता को बेच दिया। तो ये बताना है आपको कि सीता ने किस रेट पर ख़रीदा उस बाईसाइकिल को। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखिए सक्सेसिव यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो ये आपका 2000 का राम बाईसाइकिल लाया था, इसने क्या किया 20% प्रॉफिट पर बेचा। प्रॉफिट का मतलब है 100 प्लस 20, दैट मीन्स 120%। ये किसको बेच दिया, राम को। अब राम ने भी फिर से क्या किया, इस पे भी 25% प्रॉफिट मतलब 125 अपॉन 100 करके यहाँ पे क्या कर दिया, सीता को बेच दिया। बस आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा कि सीता ने किस रेट पर इसको खरीदा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपका बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 250 इंटू 12, 250 इंटू 12, हाँ 250 इंटू 12, 0, 60 और 3000 ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका आंसर बनेगा। ठीक है, कुछ अगर गलती हो तो आप उसको सुधार लीजिएगा, बाकी जो मैंने मेथड बताया उसी मेथड से करना है, सॉल्व करके ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। याद रखना है आपको कि जब भी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है ना, तो ये जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 3abc। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc हो जाएगा। कब, जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होगी। तो इसका आंसर क्या बनेगा, डायरेक्ट आपको याद रखना है 3abc। ये थोड़ा सा रटने वाली चीज़ है तो याद रखिएगा। क्या, जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होगी तब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी 3abc। हमको इस इक्वेशन से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इफ़ a प्लस बी इज इक्वल्स टू 7 देन ए बी इज इक्वल्स टू 20। तो आपको फाइंड करना है 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी की वैल्यू यहाँ पे क्या होने वाली है। कैसे, बहुत आसान है। देखिए क्या है, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए बी एलसीएम आपका आ जाएगा। ऊपर जो इक्वेशन बनेगी क्या बन जाएगी a प्लस बी। बस आपको डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू उठा के रख देना है। a प्लस बी की वैल्यू 7 और ए बी की वैल्यू 20, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, कई बार यहाँ पे ए बी और ए और बी की वैल्यू पूछ लेते हैं, तो आप ये याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम 4 और 3 मान लें, ठीक है, ए को 4 और बी को 3 मान लें तो 7 आ जाएगा, लेकिन ए बी की वैल्यू यहाँ पे 20 आएगी। तो इस क्वेश्चन में वो चीज़ अप्लाई नहीं होगी जो चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा था। बट वो जो है आपको ध्यान रखना है कि कई बार आपसे ए बी की वैल्यू भी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो वैसा वो क्वेश्चन बनेगा जिससे आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी चीज़ें। यहाँ पे आपको 2 वैल्यू देगा जिससे आप यहाँ पे भी सेटिस्फाई उसको करवा सकते हो, उससे आपको ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इफ़ द एवरेज ऑफ 25 स्टूडेंट्स एज इज़ 20, मतलब 25 स्टूडेंट हैं, उनका जो एवरेज एज अगर हम निकालते हैं अगर, तो वहाँ पे क्या आता है 20 आता है। ठीक है, 20 ईयर्स आता है। फाइंड द एज इफ़ अ न्यू स्टूडेंट विद एज 15 हैज़ ज्वाइन द ग्रुप। अगर एक 15 साल का नया स्टूडेंट, नया छात्र ज्वाइन करता है ग्रुप को, तब एवरेज क्या होगा, एवरेज एज क्या होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25 इंटू
20 करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हमें सम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो एवरेज होता है, एवरेज इज कितना 20, एवरेज को जितना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम ऑफ एज ऑफ 25 स्टूडेंट्स। क्या? सम ऑफ एज ऑफ 25 स्टूडेंट्स। ठीक है, कितना आ जाएगा, 25 इंटू 20 करेंगे तो 500 ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा जो सम है वो आ गया है 500। अब इसमें एक 15 साल का बच्चा और ज्वाइन कर लेता है और नीचे आप क्या करोगे, 25 प्लस 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 25 स्टूडेंट तो पहले थे, अब एक स्टूडेंट और आ गया तो 25 पहले थे, एक और आ गया तो यहाँ भी हम प्लस करेंगे 26, तो 515 अपॉन 26। इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो आपका आंसर मिल जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे एवरेज निकालना आप सभी को आता ही होगा कि टोटल सम जो है, टोटल सम को हम टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करेंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। पहले वाले आपने जो सेशन किए होंगे पहले वाले हमारे, तो उसमें आपको ये सब चीज़ें मैंने समझाई हैं, एवरेज का भी कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम देखें, फाइंड अ सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट फॉर द सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20%, 10% एंड 30%। क्या करना है इसमें आपको, पहले 20% का डिस्काउंट दिया गया, फिर उसी पे 10% का डिस्काउंट दिया गया, फिर उसके बाद 30% का डिस्काउंट दे दिया गया, तो ऐसे 3 डिस्काउंट दिए गए। तो अगर आपको एक ही डिस्काउंट चाहिए इन 3 के बल्दी, सिर्फ एक ही डिस्काउंट, तो वो क्या नंबर होगा? ऐसे में निकालने के लिए आपको 100 मानना पड़ेगा। 100 से इजी होता है, सॉल्व करने में आसानी रहती है परसेंट वाले क्वेश्चंस को। क्या किया, 20% डिस्काउंट का मतलब है 100 माइनस 20 मतलब 80% बचाओ। अब क्या किया, 10% और दिया मतलब 90%, मतलब 100 माइनस 10 मतलब 90% बचा। फिर क्या किया, 30% और दिया मतलब 100 माइनस 30 मतलब 70% बचा। अब इसको बस आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, वो क्या, वो मैं अभी बताता हूँ। तो 100 से हमारा 100 कैंसिल हो गया, यहाँ से ये 2 0 और 1 0 से ये कैंसिल हो गया, बचा 8 9 जा 72, 72 इंटू 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 9 और 1, 7 7 जा 8 9 जा 72 और 7 7 2 जा 14, 7 7 जा 49 और 1 50, 504 और ये नीचे 10 था तो 50.4 हमारा बनेगा। ठीक है, जो हमने अभी इक्वेशन लिखी उससे क्या आया, ये आया। बट ये आपका आंसर नहीं होगा, आपके ऑप्शंस में ज़रूर अवेलेबल होगा बट ये आंसर नहीं होगा। ये हमारा आया है कि इतना हमें अब टोटल अमाउंट देना है। तो डिस्काउंट कितने का मिला, हमारा था इनिशियल 100 में से 50.4 को माइनस करेंगे तो 49.6, ये आपका करीब करीब आंसर बनेगा। अगर कुछ इसमें मिस्टेक है तो आप थोड़ा सही कर लीजिएगा। 100 में से जो आपका आंसर आएगा उसको माइनस आप करेंगे तो ये एक सिंगल डिस्काउंट आएगा आपका, याद रखना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं, लास्ट में माइनस करना रहता है सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, इफ़ देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 20, देन द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इन द क्लास। ठीक है, तो परसेंटेज का यहाँ पे क्वेश्चन है, इजी है बट कॉन्सेप्ट समझाना था आपको, तो ये चीज़ मैंने आपके सामने रखी है। कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे तो कैसे भी क्वेश्चन आए, आपको जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो आपको आने लगेगा, आप खुद करने लगोगे, सॉल्व करने लगोगे, आपका पेन अपने आप चलने लगेगा, बट प्रैक्टिस इज़ मस्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे क्या है, 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास, स्टूडेंट इन द क्लास, स्टूडेंट्स लिख लेते हैं, और गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स यहाँ पे 20 हैं, दैट मीन्स बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ 10 है ऑफकोर्स। ठीक है, क्या निकालना है, देखिए हमारे पास 10 बॉयज़ आ चुके हैं, बट हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है परसेंट, कितने परसेंट बॉयज़ हैं। तो बॉयज़ की परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने बॉयज़ हम ऊपर रखेंगे अपॉन जितने टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो रखेंगे और इनटू 100 कर देंगे। ठीक है, याद रखना है, जो चीज़ का परसेंट निकालना है, बॉयज़ का निकालते हैं तो वो हम ऊपर रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे, जिसमें से निकालना है, मतलब 30 में से, तो जिसमें से निकालना है वो नीचे वाला रखेंगे हम। अब क्योंकि हमें परसेंट में चाहिए तो इनटू 100 कर देंगे। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना बनेगा, 33
1/3% आपका अप्रॉक्स में आंसर बन जाएगा। 100/3 करेंगे तो फिर 33 1/3% आपका आंसर बनेगा। ठीक है। दो टाइप के क्वेश्चन है, पहला है आपका परसेंटेज का, दूसरा है आपका एवरेज का। तो एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं, देखते हैं क्या है कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा है कि सैलरी ऑफ ए इज़ 20% मोर देन बी, फाइंड द सैलरी ऑफ बी इज़ हाउ मच परसेंट लेस देन ए सैलरी। तो इसमें कुछ स्टूडेंट्स तो डायरेक्ट कह देंगे कि सर अगर ए की सैलरी बी से 20% ज़्यादा है तो इसका मतलब ये भी होगा कि जो बी की सैलरी है वो क्या है, 20% कम है इसे। बट नो, दिस इज़ रॉन्ग। यही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ए की सैलरी और बी की सैलरी ऐसे आपको लिखना है। इसमें लिखा है सैलरी ऑफ ए इज़ 20% मोर देन बी। इसका मतलब अगर बी की 100 है तो ए की कितनी हो जाएगी, 120। हमने 100 क्यों माना, क्योंकि ये 20% जब हम परसेंट का काम करते हैं तो 100 को मान के करते हैं। जैसे बोलेगा मोर तो हम उसमें ऐड करके लिख देंगे, जब बोलेगा लेस तो हम उसमें माइनस करके लिख देंगे। बट ये कॉन्सेप्ट सिर्फ 100 के साथ अप्लाई होता है, ठीक है। और यहाँ पे बोला है कि ए की जो है वो 20% मोर है, इसलिए हम बी को मान लेंगे 100, तो ये ए का हो जाएगा 120। आई होप सो कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पूछ रहा है आपसे द सैलरी ऑफ बी इज़ हाउ मच परसेंट लेस देन ए, ठीक है। तो किससे, ए से कितनी कम है, तो जिससे बोलेगा ना लेस देन ए से कंपेयरिंग करवा रहा है, तो जिससे कंपेयरिंग करवा रहा है उसकी हम लिखेंगे नीचे 120। ऐसे लाइन खींचा, नीचे कितना लिखा 120, जिससे कंपेयरिंग करा रहा है उसे हम नीचे लिखेंगे 120। और किसकी करा रहा है कि बी की जो है हाउ मच परसेंट लेस, कितनी लेस है बी की, तो आप देख सकते हैं बी का कितना कम है, 20 रुपये कम है, ठीक है। यहाँ 120 है ए का और यहाँ पे बी का 100 है, तो मतलब 20 रुपये कम है इसका। और हमको क्या निकालना है, इसमें निकालना है परसेंट। परसेंट निकालने के लिए हम इसको इंटू 100 कर देंगे। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नीचे हम किसको लिखते हैं, जिससे कंपेयरिंग करवा रहे हैं। क्या लिखा है इसमें कि लेस देन ए, कितना परसेंट लेस देन है बी की सैलरी ए से, किससे, ए से। कंपेयरिंग किससे करवा रहे हैं, ए से। तो नीचे वाला जो होगा वो आपका कंपेयरिंग वाला आएगा 120 का। ऊपर जो है डिफरेंस लेंगे कि इसमें लिखा पूछा गया कि हाउ मच परसेंट लेस, कितना लेस है, तो हम डिफरेंस देखेंगे कितना है, 20 का है तो 20 लिख देंगे। इंटू 100 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमको परसेंट में निकालना है, ठीक है। तो इसको अगर हम कट करेंगे तो 1/6 आपका आएगा, और 1/6 का जो आएगा तो हम इसको क्या लिखेंगे 16 2/3, कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे परसेंट बन जाएगा कि ये क्या है कि जो बी की सैलरी है वो 16 2/3% कम है किससे, ए से, ठीक है। सिमिलरली ये क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूँ होमवर्क के लिए। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क के लिए है कि इफ़ शिवी हैज़ 100 रुपीज़ एंड रितिका हैज़ 220 रुपीज़, देन फाइंड बाय हाउ मच परसेंट लेस मनी डज शिवी होल्ड देन रितिका, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट के साथ आपको ये करना है, बहुत ही ईजिली हो जाएगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज का, उसको हम देखते हैं। और इसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि हमारी जो ई बुक है उसमें मिल जाएगा, बहुत सारे टाइप्स आपको दिए हुए हैं, तो उसमें आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। हर एक जो क्वेश्चन है वो आपके एंट्रेंस एग्जाम के पर्पस से इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको रीजनिंग के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, कंप्यूटर के भी मिल जाएंगे, और यहाँ पे जो करंट अफेयर्स है वो भी अपडेटेड मई 2022 तक मिल जाएगा। साथ ही जब हमारा जून मंथ कंप्लीट होगा जैसे, तो उसकी भी ई बुक आपको फ्री मिल जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर की भी ई बुक आपको फ्री मिलने वाली है। तो ओवरऑल एक फुल टू कॉम्बो पैक है आपके लिए, डेफिनेटली आपको इसको लेना चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा और उसे आप बाय कर लीजिए, क्योंकि 19 जून से पहले पहले आप इसको देख लीजिए। अदरवाइज उसके बाद में यहाँ पे जो प्राइस है उसमें फ्लक्चुएशन हो सकते हैं। जो ऑफर है 60 रुपीज़ का, ये 19 जून तक वैलिड है। जैसे ये क्वेश्चन है एवरेज का कॉन्सेप्ट है, इसमें मैं आपको बता दूं कि जो आप देख सकते हो उसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें लिखा हुआ है कि द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज़ 36। तो जब ये लिखा हो ना, पहले आप क्या कर लेना, जब देखिए क्या लिखा है 3 नंबर का एवरेज जो है 36 है, इसका मतलब हमने कैसे निकाला होगा, a प्लस बी प्लस सी करके अपॉन 3 किया होगा, तो इसका जो हमारा एवरेज आया हो गया वो 36 आया होगा। क्या करते हैं एवरेज निकालने के लिए, सम ऑफ नंबर्स अपॉन जितने भी टर्म्स हैं उतने को, जैसे कि 1 2 3 टर्म्स है तो 3 से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर हमको सम निकालना है 3 नंबर का, तो जो एवरेज है उससे इंटू कर देंगे किसको, नंबर ऑफ टर्म्स को। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स को इंटू कर देंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 3 6 जा 18 3 3 जा 9 और 1 10, तो मतलब कि हमारा 108 बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप आगे देखिए लिखा है इफ़ द फर्स्ट नंबर इज़ ट्वाइस द सेकेंड नंबर एंड द थर्ड नंबर इज़ थ्राइस द सेकेंड नंबर, देन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए मान लीजिए ये a b c हमारे पास 3 नंबर हैं, हमने b को माना x है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर इज़ ट्वाइस द सेकेंड, तो ये फर्स्ट नंबर जो है वो सेकेंड वाले का ट्वाइस मतलब 2x हो जाएगा। एंड क्या लिखा है, द थर्ड नंबर इज़ थ्राइस द सेकेंड नंबर, तो थर्ड नंबर है वो
थ्राइस है किसका, इसका सेकंड नंबर का, तो ये 3x हो जाएगा। अब क्या है, ये देखिए आप a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 108, और हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, तो हम रखेंगे यहाँ पे 2x, b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे रखेंगे x, c की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे रखेंगे 3x। इस तरीके से हमारा ये इज इक्वल्स टू 108 हो जाएगा। इसको प्लस करेंगे तो 6x इज इक्वल्स टू 108, और इसको अगेन हम सॉल्व करेंगे तो 6 1 जा 6 और 6 8 जा 48 आ जाएगा। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई। इसमें क्या लिखा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, ऑफ कोर्स ये वाला होगा, क्योंकि इसके साथ क्या है, थ्राइस ऑफ x है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए 3 इंटू क्या करेंगे, ये 18 इंटू कर देंगे, तो हमारा जो 54 होगा वो लार्जेस्ट वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप सो कि ये दो कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे। बहुत ही यूज़फुल कॉन्सेप्ट हैं और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करें। और यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जैसे मैंने बताया था कि बहुत स्टूडेंट यहाँ पे डायरेक्ट देखिएगा आप कि 20% आंसर मार्क करके आएंगे। आपको भी ये क्वेश्चन एक बार लगा होगा कि इसका आंसर तो डायरेक्ट 20% होगा, बट नो, दिस इज़ रॉन्ग। यहाँ पे जो करेक्ट मेथड है वो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से, किस अप्रोच के साथ आपको चीज़ें देखनी है। आई होप सो। तो यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि बस हमने क्वेश्चन देखा और बस करने लगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, हड़बड़ाना नहीं है, और देखना है कि किस तरीके से यहाँ पे हम अप्रोच के साथ जा सकते हैं। एवरेज का कॉन्सेप्ट मैंने इससे पहले भी समझा रखा है, तो मैं अब ये सपोज़ करके चल रहा हूँ कि आप लोगों ने वो क्लास की है, और अगर कोई नया स्टूडेंट है तो सबसे पहले तो आप फैमिली को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी क्लासेस मिलती रहेंगी। और मेंटल एप्टीट्यूड में जितनी भी क्लासेस हैं, हमारी जो प्लेलिस्ट है उसी में मेंटल एप्टीट्यूड बोल लो या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर कॉमर्शियल मैथ्स, तो वो सब जो हमारे सेशंस हैं प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हैं। हर एक क्लास में मैंने चीज़ें समझा कर ही आपको बताई हैं, और वो जो मास्टर वीडियो है ई बुक की उसमें भी, वो आपको तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो यहाँ पे अगर हम देखें एवरेज का, अब मैं सपोज़ कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें पता है, तो अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ मैन इज़ 2400 ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ। तो पहले 3 मंथ उसकी जो सैलरी है, एवरेज सैलरी, यहाँ पे एक्सपेंडिचर है, एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर जो है पहले 3 मंथ का, वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है यहाँ पे 2400। ठीक है, मंथली एक्सपेंडिचर की बात कही है, और 3500 ड्यूरिंग नेक्स्ट 5 मंथ्स। ओके, और फिर दिया हुआ है 4800 फॉर रिमेनिंग 4 मंथ्स। इफ़ his saving is 3500 during the entire year, then what is his average monthly income आपको निकालनी है। देखिए कैसे करेंगे, सॉल्यूशन आपको दिख रहा है। 2400 इंटू 3 हमने किया, क्योंकि 2400 हमारा दिया हुआ है मंथली एक्सपेंडिचर, एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर 3 मंथ्स के लिए। तो अगर हमको सम निकालना है कि 3 मंथ्स में टोटल कितना एक्सपेंडिचर, तो 7200। सेम यहाँ पे हम नेक्स्ट वाले के साथ करेंगे। 3500 जो आपका एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, एवरेज एक्सपेंडिचर 5 मंथ्स के लिए, तो 3500 इंटू 5 कर देंगे तो 17,500 आपका बनेगा, 17,500। अगेन हम आगे बढ़ेंगे तो 4800 दिया हुआ है आपका रिमेनिंग 4 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो 1 साल पूरा हो गया। कैसे, 5 + 4 9 एंड +3 गिव्स यू 12। इसका मतलब 12 मंथ्स इज इक्वल्स टू 1 ईयर। 1 साल आपका ये कंप्लीट हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे, तो सम आप देखोगे कितना आ जाएगा, 43,900 आपका सम बन जाएगा ये तीनों ऐड करने पर। गॉट दैट। अब क्या है, ये हमारा उसका पूरा जो सम बना है, ये कैसे बना है, एनुअल इनकम वाला बना है ना। एनुअल इनकम उसकी जो है इतनी हुई। अब यहाँ पे क्या है, उसने सेविंग कितनी की थी, 3500। तो ये जो हमारा बना, ये क्या बना, ये टोटल एक्सपेंडिचर था, और ये जो हमने सेविंग इसमें ऐड कर देंगे तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग क्या बन जाएगा, आपकी इनकम बन जाएगी। तो हमने सेविंग्स को ऐड कर दिया। ठीक है ना, आप समझ पा रहे होगे, ये तीनों को प्लस किया तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर ये बना। सेविंग्स हमको दी गई थी, और क्योंकि लिखा गया था कि पूरा एंटायर ईयर में, पूरे साल में उसने 3500 रुपये सेव किया सिर्फ, तो वही 3500 हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर में ऐड कर देंगे। इसका मतलब हमारी पूरे साल की जो इनकम बनेगी वो 47,400 बनेगी। क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज़ हिज एवरेज मंथली इनकम, मंथली इनकम पूछी है। ठीक है, तो यहीं पे आंसर नहीं बनेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, 47,400 को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर आपके सामने कुछ इस तरीके से आंसर बनेगा, जो कि बनेगा
3,950 रुपीज़ ओनली। ऑप्शंस में आपके पास ये भी अवेलेबल होगा और कुछ बच्चे यकीन मानिए यहीं से आंसर टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे हड़बड़ी में, और आपका आंसर फिर बाद में कहेंगे सर मैंने तो क्वेश्चन सही करके आए थे लेकिन नंबर मेरे, मार्क्स मेरे कम बने। ऐसी गलती मत करिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो भी आपको पढ़ना है, अच्छे से समझना है, तब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप एक क्वेश्चन पर टाइम दिए ही जा रहे हो। कोई कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगे या फिर टाइम टेकिंग होंगे। डिफ़िकल्ट नहीं होंगे तो टाइम टेकिंग होंगे, टिपिकल क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, जिसमें आपका टाइम लगेगा सोचने में, या कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होंगे। ऐसे क्वेश्चंस को आपको छोड़ देना है, नेगलेक्ट कर देना है, क्योंकि वो क्वेश्चंस जानबूझ के रखे गए हैं कि आपका टाइम वेस्ट हो और आगे जो इजी क्वेश्चंस हैं वो आप ना कर पाओ। ये सब स्ट्रैटेजी मैं साथ ही साथ आपके साथ बताता हुआ चल रहा हूँ, और एक दिन आपको मैं टेस्ट से पहले, एग्ज़ाम से पहले एक स्ट्रैटेजी भी बता दूंगा कि किस तरीके से आप स्कोर जो नॉर्मल करोगे वो तो ठीक है, बट मैं जो स्ट्रैटेजी बताऊंगा वो आपको पता लगने के बाद आप नॉर्मल स्कोर से जो आप करते बिना वो स्ट्रैटेजी जाने, वो स्ट्रैटेजी जान के आप उससे 10 से 15 से 20 नंबर आप एक्स्ट्रा ला सकते हो, अपना स्कोरिंग बढ़ा सकते हो। बताऊंगा वो भी, टाइम आने दीजिए, अभी आप प्रैक्टिस पर फोकस करिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिख रहा है, टॉम मेड नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसा क्वेश्चन सॉरी तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, लेकिन फिर से रखा है ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स पता चल जाए, जो नया स्टूडेंट देख रहा है उसको भी कॉन्सेप्ट पता चल जाए, और जो पहले कर चुके हैं तो आप लोग सॉल्व कर लीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या बनेगा। देखिए फिर टैली कर लीजिएगा बाद में कि आंसर आपका क्या बना। टॉम मेड नो प्रॉफिट नो लॉस डील, कुछ भी उसको ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। ही परचेज्ड 2 TV फॉर ₹45,000, उसने 45,000 रुपीज़ की 2 TV खरीदी है। एक टीवी को उसने 15% प्रॉफिट पर बेच दिया है और दूसरे टीवी को उसने 10% लॉस पर बेचा है। तो हमें कॉस्ट प्राइस बताना है जो टीवी लॉस पर बेची गई थी। वैसे तो आप यहाँ पे x मानोगे, y मानोगे, क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो लंबा बनेगा। 4 से 5 लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर देखिए कैसे आता है, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट यही होना चाहिए, तभी आप ये ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस सेशन जो हमने लिए हैं वही आप देख रहे होगे अगर आप शुरुआत से, तो आपको समझ में आने लगा होगा कि ये पैटर्न कहाँ पे लगता है, एलिगेशन का है ये पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 15% हमारा प्रॉफिट था, हमने 15 वहाँ लिखा, थोड़ा सा गैप करके 10 हमने लॉस यहाँ पे लिख दिया। हमको टोटल क्या चाहिए, आप देख सकते हो उसने जो टोटल रिजल्ट था, टॉम मेड नो लॉस नो प्रॉफिट, तो मतलब 0, ना उसको लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ। एक को उसने 15% प्रॉफिट पर बेचा, एक को उसने 10% लॉस पर बेचा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये 15 इधर आ जाएगा और ये 10 इधर आ जाएगा। जब 0 होगा तब की बात कर रहा हूँ बॉस, ये भी याद रखना है, ठीक है। अदरवाइज़ बीच में एक ऐसा नंबर होता है जो कि इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो, या इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि बीच में एक ऐसा नंबर हो जो कि इससे छोटा हो और इससे बड़ा हो, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होइए, यहाँ पे होइए। यहाँ पे क्या ध्यान रखिए कि जो आपका ये 15% प्रॉफिट है, ठीक है, डन। 10% लॉस है, ठीक है, डन। नो प्रॉफिट नो लॉस है, इसका मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है, ना लाभ ना हानि। अब यहाँ पे क्योंकि 0 है तो 15 ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, 10 यहाँ पे आ जाएगा। इसका रेशियो अब हम निकालेंगे तो कितना बनेगा, 2:3। देखिए इसको हम कट करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो 2:3 बन जाएगा। अब 3 वाला देखिए किसका है, ये 10% लॉस का, 2 वाला किसका है, 15% प्रॉफिट वाले का। हमसे पूछा किसका है, लॉस वाले का, मतलब हमको 3 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखिए जो ये जो 2:3 आया है ना, ये आपका कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा। हमने सेलिंग प्राइस का ये जो प्रॉफिट और लॉस दिया था उसको लेकर चले हैं, और हमारा जो आएगा नीचे वो किसका रेशियो आएगा, कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा दोनों टीवी का, मतलब 2:3 का। मतलब 2 + 3 अगर हम करेंगे तो 5 रेशियो की वैल्यू टोटल दी हुई है 45,000, ठीक है। मतलब 1 की निकालेंगे तो 5 9 ज़ा 45, 9,000। अब हमें किसका निकालना है, इसका निकालना है, जिसकी वैल्यू क्या आई थी, 3 आई थी। तो 3 से अगर हम इधर इंटू करेंगे तो 3 से इधर भी इंटू कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 9,000 × 3, दैट मीन्स
27,000 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको अप्रोच रखनी है। अभी तो मैंने समझाया है आपको, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, अदरवाइज़ बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा और सट से आपका आंसर आ जाएगा इन कंपेयरिंग टू अदर स्टूडेंट्स जिन्होंने ये ट्रिक नहीं देखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए यहाँ पे 5 ही क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, लेकिन कॉन्सेप्ट और जो क्वेश्चंस हैं वो लेवल वाले हैं, आपको देखने से ही पता लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट इज़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10, 12, 18, 24। ऐसे क्वेश्चन में आप जो ऑप्शन दिया होगा उससे भी जा सकते हो, या थोड़ा सा आप पेन चला लीजिए, उससे भी आप जा सकते हो, थोड़ा सा जल्दी निकल आएगा। अगर आपकी कैलकुलेशन और अच्छी है तो आप जो ऑप्शन दिया होगा उसमें से भी आप हर एक नंबर को डिवाइड करके लेकिन देखना पड़ेगा बॉस। ठीक है, जो 4 डिजिट है, स्मॉलेस्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, सबसे पहले आपको एलसीएम ले लेना है सभी नंबर का। तो एलसीएम आप लोगे ये सभी नंबर का तो 360 आपका एलसीएम बन जाएगा। बन गया। अब देखिए स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय ऑल द नंबर इज़, कैसे निकालेंगे। अब देखिए अगर हम 360 में 1 का इंटू करेंगे तो 360 ही आएगा, 3 डिजिट का है। 360 में 2 का इंटू करेंगे तो यहाँ पे 720 आएगा, 3 डिजिट का ही है। लेकिन अगर हम 360 में 3 का इंटू कर देंगे तो ये आपका 1080 दे देगा, जो कि 4 डिजिट नंबर है। तो वेरी गुड, हमारा अब क्वेश्चन से जो हमारा दिया हुआ है उस चीज़ को वेरीफाई कर रहा है। तो हम 360 इंटू 3 ले लेंगे। ठीक है, गले में थोड़ा सा दिक्कत है तो अगर बीच बीच में थोड़ा सा नॉइज़ का प्रॉब्लम आए तो उसको नेगलेक्ट करिएगा। 360 इंटू 3 ले लेंगे तो 1080 हमारा बन जाएगा। 4 डिजिट है तो यस 4 डिजिट है। अब क्योंकि ये 360 हमारा ये एलसीएम है इन सब नंबर्स का, दैट मीन्स कि ये 360 ये सभी नंबर से डिविजिबल होगा। आप चाहे डिवाइड करके देख लीजिए। अब क्योंकि 360 डिविजिबल है तो हम इसमें अगर किसी का भी मल्टीप्लाई कर दें, 12 का कर दें, 21 का कर दें, किसी से भी मल्टीप्लाई कर दें, वो नंबर जो बनेगा वो भी ये सभी नंबरों से डिविजिबल होगा। तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास 4 डिजिट का नंबर आ गया। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट चाहिए तो ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट ही है, क्योंकि अगर हम 2 से करेंगे तो 720 आ जाएगा, मतलब 360 इंटू 2 से अगर इंटू करेंगे तो 720 आ जाएगा, जो कि हमारा क्वेश्चंस का जो बोला गया है, जो शर्तें बोली गई हैं उसको वेरीफाई नहीं करेगा, क्योंकि बोला गया है कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर चाहिए। ये तो 3 डिजिट ही है, 4 डिजिट बनाने के लिए हमने 3 से इंटू करना पड़ेगा, हमारे पास 4 डिजिट नंबर आ जाएगा। 1080 आपका नंबर होगा, वो 4 डिजिट का आंसर नहीं। अगेन क्योंकि यहाँ पे बोला गया है, क्या बोला गया है, व्हाट इज़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। क्या बोलना है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। हमारा 4 डिजिट नंबर है 1080। अब हम इसका सम निकालेंगे तो सो द सम ऑफ द डिजिट्स इज़ 9। तो 1 + 0 + 8 + 0 तो 9 आ जाएगा। तो अब ये 9 जो है वो आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, क्या पूछा गया है क्या नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फॉर व्हाट मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, फॉर व्हाट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k इज़ द नंबर 7316k24 इज़ डिविजिबल बाय 6। तो 6 को अगर हम प्राइम नंबर में तोड़ें, ये डिविजिबिलिटी का आपका रूल है, 6 को अगर हम प्राइम नंबर में तोड़ें तो 2 प्राइम नंबर्स बनेंगे 2 और 3। ठीक है, को प्राइम नंबर 2 और 3, मतलब अगर हमें 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है किसी नंबर की तो हम डायरेक्ट 6 से भी चेक कर सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है तो इट्स बेटर टू चेक इट विद इट्स को प्राइम। ठीक है, नंबर्स। तो यहाँ पे 2 और 3 हमारे को प्राइम निकल के आता है। अच्छा, 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है, जो लास्ट नंबर है ना वो इवन होना चाहिए बस। अगर कितना ही बड़ा नंबर हो, लास्ट अगर उसका जो नंबर है वो इवन है तो वो डिवाइड हो जाएगा 2 से। ठीक है, लेकिन 3 की क्या है कंडीशन, 3 की कंडीशन ये है कि उसका जो सम आएगा ना वो 3 का डिविजिबिलिटी में आना चाहिए, मतलब या तो 3 आए या तो 6 आए या तो 9 आए, उसका जो सम है, सम का मतलब है जैसे 3 1 3 1 4 और ये हमने 2 लिख दिया है, तो इसको आप देख कर ही बता दोगे कि 3 1 4 और 5 6। तो क्या 6 3 से डिविजिबल है, तो यस डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से 3 की डिविजिबिलिटी होती है, ये याद रखना है आपको। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस इन सबको नंबर्स को ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे 7 + 3 आ जाएगा 10,
6 और 1 यहाँ पे आ जाएगा 7 और 4 + 2 यहाँ पे आ जाएगा 6। अभी भी यहाँ पे k बचा हुआ है, अभी हम देखते हैं क्या इसकी वैल्यू हो सकती है। तो 10 + 7 यहाँ पे कितना आ जाएगा 17 और +6 23 हो जाएगी। अब हमको यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है। 23 में क्या प्लस करें कि वो 3 से डिविजिबल हो जाए, बस ये अगर हमको पता चल जाए तो हमारा जो आंसर है वो बन जाएगा। अब यहाँ पे हम 1 भी रख सकते हैं, क्योंकि 23 में अगर हम 1 प्लस कर देंगे तो भैया 24 आ जाएगा, जो कि 3 से डिविजिबल है। बट ये रॉन्ग हो जाएगा, क्यों? क्योंकि बोला गया है मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम 1 से ज़्यादा भी रख के देखेंगे। 9 अगर हम देखेंगे तो 32 हो जाएगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 8 रख के देखेंगे k की जगह पे तो यहाँ पे 31 हो जाएगा, k से डिविजिबल नहीं होगा। बट अगर हम 7 रखेंगे बट अगर हम 7 रखेंगे तो 23 + 7 कितना हो जाएगा 30, और अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या आंसर बना 7। क्यों? क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमको लेनी है, और डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया कि किस तरीके से चेक करते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बोला गया है कि मैक्सिमम वैल्यू तो आपको 7 लेना है, अगर बोला गया होता मिनिमम वैल्यू तो आप 1 पे ही काम को ख़त्म कर देते और 1 आंसर मार देते। तो क्वेश्चंस को भी ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। आंसर आपका 7 यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने आपको 9 की डिविजिबिलिटी समझाने के लिए ये क्वेश्चन रखा है। कई बार ऐसा क्वेश्चन बनता है, आपको लंबा सा करीब 10-12 नंबर का 10-12 डिजिट का एक नंबर दिया होता है, या 6-7 डिजिट का एक नंबर दिया होता है, और आपसे पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा 9 से डिविजिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बहुत आसान सा रूल है, इसमें भी आपको क्या करना है, इन सब का सम कर लेना है। जैसा 3 का रूल है वैसे इसका रूल है, सबका सम कर लेना है। तो 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, और +1 9 हो जाएगा। तो अगर सम, ठीक है, यहाँ पे 702 को अगर हम देखें तो क्या ये 9 से डिविजिबल है? तो यस है। क्यों? क्योंकि इसका सम 7 + 2 आप देख रहे हो 9 आ जाएगा। 9 क्या 9 से डिविजिबल है? तो भैया यस ऑफकोर्स डिविजिबल है। इसका मतलब ये जो नंबर है आपका 3 डिजिट का, ये भी क्या है डिविजिबल होगा 9 से, ठीक है। तो 9 की भी हम ऐसे ही चेक करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 201 लिखा हुआ है तो आप 9 से चेक कर रहे हो कि 2 और 1 3 हो जाएगा, तो क्या ये 9 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा? तब नहीं होगा, ठीक है। 9 से ही चेक करना है, समझ पा रहे हैं ना। 7 3 2 1, अब इसमें अगर आप देखें 9 से डिविजिबल क्या होगा, तो 7 + 2 8 9, और यहाँ पे 10 11 12 13 आ जाएगा, 13/9। तो ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब हमने देखा कि यहाँ पे क्या है 5 + 3 + 1 + x, तो इतना 5 + 3 + 1 ये तो हमारा 9 हो गया, प्लस x बचा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या वैल्यू रखें कि 9 से वो डिविजिबल हो जाए? रखने को हम 0 भी रख दें तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा, लेकिन ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है। तो हम और क्या रखेंगे, 3 नहीं रखेंगे, 2 नहीं रखेंगे, 1 नहीं रखेंगे, 9 रखेंगे यहाँ पे, तब भी डिविजिबल हो पाएगा, ठीक है। आप एक एक बार ऑप्शंस भी रख के देख सकते हो। देखिए 5 और 3 और +1 का सम 9 आ गया, प्लस हमने यहाँ पे x ले लिया। अब यहाँ पे x पे क्या रखें कि 9 से डिविजिबल हो जाए? आप पहले 3 रख के देखो, तो 9 + 3 कितना हो जाएगा 12। क्या ये 9 से डिविजिबल है? नहीं है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे क्या रख के देखो, फिर आप यहाँ पे 2 रख के देखो, तो 9 + 2 11। क्या ये 9 से डिविजिबल है? नहीं है। फिर आप यहाँ पे क्या रख के देखो, आप यहाँ पे अनदर ऑप्शन जो कि है हमारा 1 रख के देखिए, तो 9 + 1 10, ये भी डिविजिबल नहीं होगा। 10 कहाँ से हो जाएगा डिविजिबल, ठीक है। फिर से आप यहाँ पे s की जगह पे ऑप्शन ए 9 रख के दीजिए, तो 9 + 9 कितना हो जाएगा 18। 9 से डिविजिबल है तो ये ऑफ कोर्स है, 2 टाइम्स में चला जाएगा ये, 9 2 ज़ा 18। तो इसका मतलब आपका जो ये ऑप्शन नंबर ए है 9, यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला है आपका रेशियो से और दूसरा है आपका मिक्सचर, और जो आपका कुछ लीटर्स वगैरह का कॉन्सेप्ट आता है, 2 आपको लिक्विड दिए होते हैं, उसमें मिक्सचर का पूछा जाता है, ठीक है। तो वो कैसा क्वेश्चन आता है वो भी आपको यहाँ पे पता लगने वाला है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हो, इफ़ A/B = 2/3, B/C = 6/4 एंड C/D = 6/3, तो आपको A/B/C/D बताना है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे ABCD, क्योंकि हमारे पास 4 वेरिएंट्स हैं, हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद देख सकते हैं आप A और रेशियो B का रेशियो क्या दिया हुआ है 2 और 3, हमने ये लिख लिया। B और C का कितना दिया हुआ है 6 और 4, तो हमने B और C का ऐसे लिख लिया 6 और 4।
सिमिलरली सी और डी का दिया हुआ है 6:3, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, 6 के नीचे यहाँ पर आ जाएगा सी के नीचे, और 3 यहाँ पे हम डी के नीचे लिख लेंगे, क्योंकि C/D मतलब C/D 6:3। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, जब इसके देखिए आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे पीछे इसके जगह खाली है। ठीक है, तो जो पीछे जगह खाली है तो यही सेम नंबर पीछे आपको लिख देना है। ठीक है, इसके पीछे जगह खाली है तो यही सेम नंबर आपका पीछे आ जाएगा। अब ये इस वाले के देखिए आप आगे जगह खाली है, तो इसका मतलब यही आगे भी आ जाएगा। यहाँ पे भी जगह खाली तो यही आगे आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखिए 6 वाला, ये वाला जो है इसके भी यहाँ पे आगे वाले पे जगह खाली है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको फिलिंग करनी है। और अब क्या करना है, 2 × 6 × 6, यहाँ पे 3 × 6 × 6, यहाँ पे 3 × 4 × 6, यहाँ पे 3 × 4 × 3, तो 3 3 3 और यहाँ पे 2 जाएगा। ठीक है, अगर हम 6 को काटना चाहें तो नहीं कटेगा वैसे तो, और काटें यहाँ पे तो 2 1 × 2, 2 3 × 6, 2 2 × 4 और 2 2 × 4। अगेन हम यहाँ पे 2 2 को काट सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारा बचेगा 6, यहाँ 3 × 6, यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पे बचेगा 3, तो एक बार और कट सकता है। 3 1 × 3, 3 2 × 6, 3 से 3, 3 2 × 6, तो 2:6:2:1, ये आपका किसका रेशियो आ जाएगा, A/B/C/D। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 वेरिएबल ले लिए थे, हो सकता है आपको 2 ही वेरिएबल पूछे कि A/B इतना है, B/C इतना है, तो ABC का रेशियो कितना होगा, तो आप वैसे ही सिमिलरली ABC लिखोगे। A और B का रेशियो जो है वो 2 और 3 लिखोगे, B और C का रेशियो जैसे है तो 6 और 4 लिखोगे। तो इसके पीछे जगह खाली है तो ये नंबर रिपीट हो जाएगा, इसके आगे जगह खाली है तो यही वाला नंबर रिपीट हो जाएगा। अब इन दोनों को इंटू करके यहाँ पर लिखा जाएगा, और फिर कट करेंगे आप, जो भी कटेगा उसके बाद आपका A और B और C का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा मिक्सचर का क्वेश्चन है, जिसमें आपको दिया रहता है कि इन अ मिक्सचर 40 लीटर्स, ठीक है, एक मिक्सचर है आपका 40 लीटर का, जिसमें जो रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर है वो कितना है, 3 और 4 है। तो इफ़ 5 लीटर मोर मिल्क वुड बी एडेड, अगर 5 लीटर हम दूध और डाल दें तो उसमें जो है आपका रेशियो ऑफ मिल्क और एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर, तो फाइनल मिक्सचर में जो आपका मिल्क और वाटर का रेशियो होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं 40 लीटर का हमारे पास मिक्सचर है, इसमें क्या है, मिल्क है और वाटर है। ठीक है, मिल्क का रेशियो कितना है, 3 और यहाँ पे वाटर का रेशियो कितना है, 5। ठीक है, तो मतलब आप देख सकते हैं दूध कम है, पानी ज़्यादा है, बहरहाल। तो यहाँ पे इसको अगर हम रेशियो को प्लस करें तो कितना बनेगा, 5 और प्लस रेशियो 3 कितना बन जाएगा, 8। इन दोनों को प्लस करेंगे 8 बन जाएगा। ये रेशियो की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने रेशियो में दिया है क्वेश्चन और वो डायरेक्ट हमने लिख लिया है जो कि रेशियो में है। अभी पता चल जाएगा कि रेशियो का मतलब क्या है। तो 8 यहाँ पे हो गया, 5 + 3 = 8, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, ये 40 दी गई है। अगर आप 1 रेशियो की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 5 लीटर। ये 40 लीटर दिया हुआ है टोटल, 8 लीटर = 40, ये पहले वाला। और यहाँ पे अगर हम 1 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 लीटर। इसका मतलब अगर हम ये मिल्क वाला निकालें जो कि 3 रेशियो की वैल्यू है, तो 3 × 5 मतलब 15 लीटर हमारा क्या है, मिल्क है। 15 लीटर हमारा मिल्क है। और ये जो है आप देख सकते हो वाटर का कितना रेशियो है, 5 वाला। तो यहाँ पे अगर हम 5 रेशियो की वैल्यू निकालें तो 1 रेशियो बराबर 5 है, तो 5 रेशियो बराबर दोनों जगह 5 से इंटू कर देंगे, तो 5 × 5 25 लीटर यहाँ पे आपका बन जाएगा ये। और ये क्या है, ये है वाटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाटर 25। तो आप देख सकते हैं 25 + 15 करेंगे तो 40 आ जाएगा। इस तरीके से हमने इसका निकाल लिया कि हमारे पास मिल्क कितना है, वाटर कितना है। बोला क्या गया है 5 लीटर मोर मिल्क एडेड, तो हमने क्या करना है, इसमें हम 5 लीटर और ऐड कर देंगे। कितना बन जाएगा, अब हमारे पास 20 लीटर मिल्क हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 लीटर क्या, वाटर। फिर से इसको कट करेंगे तो 5 × 4 = 20 एंड 5 × 5 = 25, तो 4:5 जो है वो आपका न्यू रेशियो आ जाएगा। ठीक है, किसका किसका, ये मिल्क का और ये
वाटर का। आई होप सो ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश जरूर करिए, और अगर आपने हमारी ई बुक नहीं ली है तो उसको ले लीजिए। वहाँ पे भी आपको कई सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे हर एक पैटर्न का, जिसमें आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस, मेंटल एप्टीट्यूड के सभी क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे। और आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ये सब जो आपका मेंटल एप्टीट्यूड और ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं रीजनिंग के, ये सब आपका ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। स्टैटिस्टिक्स का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें आपको एक सीरीज़ ऐसे दे दी जाती है और पूछा जाता है कि इस सीरीज़ का मीन क्या होगा, मीडियन क्या होगा, मोड क्या होगा या रेंज क्या होगा। हो सकता है आपसे कुछ एक ही चीज़ पूछे कि रेंज क्या होगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। तो सब चीज़ यहाँ पे एक ही वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मीन कैसे निकालते हैं। तो मीन निकालने के लिए आपको ये जो सीरीज़ दी हुई है इसमें सबका सम करना है। 5 + 7 + 6 + 4 + 3 + 2 + 2 + 1 अपॉन यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स, ठीक है। क्या किया हमने, ये सम है, ठीक है। जो भी यहाँ पे सीरीज़ में नंबर दिए होंगे वो उनका सम करेंगे, और यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स, जितने भी नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं वो यहाँ पे हम उससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास यहाँ पे टर्म है। गुड। देन यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 5 और 7 12, 6 18, 4 22, 25 26 27 28 29 एंड 1 30। दैट मीन्स 30/8 हमारा यहाँ पे, इसको हम और कट करेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमारा जो बनेगा मीन हमारा ऐसे निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखें मीडियन। मीडियन में थोड़ी सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है, बाकी मोड और रेंज तो बहुत इजी है। मीडियन में क्या है, मीडियन में सबसे पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में स्टेप 1 हमारा जो है असेंडिंग ऑर्डर में हमको लगानी होती हैं चीज़ें। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जैसे अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 हमारा सबसे छोटा है तो 1, फिर 2। अब क्योंकि 2 रिपीट हुआ है तो हम 2 के बाद ही इसको रिपीट कर देंगे 2, ठीक है। जितने रिपीटेड नंबर्स हैं वो भी आपको काउंट करने, 2 एंड देन 3 4 5 6 एंड 7। ओके, अब यहाँ पे n हमको देखना है। n इज़ क्या है, n इज़ नंबर ऑफ़ टर्म्स। नंबर ऑफ़ टर्म्स का मतलब यहाँ पे है, जैसे हम यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स है। तो अब यहाँ पे क्योंकि n हमारा 8 आया है जो कि इवन है, ठीक है। तो जब एक केस ये हो गया, एक केस मैं आपको और ही यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि जब हमारा n 9 आएगा, जब मतलब ऑड आएगा तब क्या करेंगे। तो ये ऑड वाले में क्या करेंगे, पहले इवन वाले में हम देख लेते हैं क्योंकि ये तो क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। तो जब इवन आएगा, नंबर ऑफ़ टर्म्स हमने काउंट किए तो इवन आया, इसमें हम क्या करेंगे, 8 को डिवाइड कर देंगे हम 2 से, तो हमारा कितना बनेगा 4। और ये क्या आ जाएगा, फोर्थ टर्म हमको लेना है, ठीक है। तो मतलब क्या है, जब हमारा इवन है तो हमने उसको डिवाइड किया तो हमारा आ जाएगा 4। तो हमने क्या करना है, फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म अपॉन 2 कर देना है, तब हमारा आंसर निकलेगा। ये कब का बता रहा हूँ, जब ये n इवन नंबर होगा तब, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म हम देखें तो 1 2 3, ये हमारा फोर्थ टर्म है और ये फिफ्थ टर्म है। तो 3 + 4 यहाँ पे अपॉन 2 करेंगे तो 7/2, दैट मीन्स 3.5 आपका यहाँ पे बन जाएगा आंसर, मीडियन जो हमारा क्वेश्चन है उसका, ठीक है। लेकिन जब n = 9, मतलब हमारा जब सपोज़ यहाँ पे कोई एक नंबर और होता, 1 ही मान लेते हैं कि 8 मान लेते हैं, आपका एक नंबर और होता तो हमारी टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स हो जाते 9। तब क्या करते, तब सिंपली हम इसमें 1 प्लस करके अपॉन 2 कर देते, तो हमारा 10/2, दैट मीन्स कि हम फिफ्थ टर्म इसमें डायरेक्ट ले लेते, ठीक है। तो ये फिफ्थ टर्म इसमें डायरेक्ट हमारा मीडियन बन जाता। बट क्योंकि यहाँ पे n इवन नंबर है तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, जो डिवाइड करेंगे, जो आएगा फोर्थ टर्म और प्लस फिफ्थ टर्म उसके आगे वाला, ठीक है। अब सपोज़ मैं यहाँ पे n = सपोज 6 आता तो क्या करते हैं, अपॉन 2 से डिवाइड करते तो कितना आता, थर्ड, मतलब थर्ड टर्म और प्लस फोर्थ टर्म अपॉन 2 करते, तब वो हमारा क्या निकलता, मीडियन निकलता, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम मीडियन को निकालते हैं। यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो नेक्स्ट हमारा है वो क्या है, रेंज और मोड। तो रेंज निकालने के लिए आपको क्या करना है, बस जो लार्जेस्ट नंबर है उसको स्मॉलेस्ट नंबर से माइनस कर देना है, वो आपकी रेंज बन जाएगी। लार्जेस्ट नंबर हमारा कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा जो सीरीज़ अगर आप देखेंगे तो लार्जेस्ट नंबर हमारा 7 है और स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 1 है, दैट मीन्स 6 हमारा यहाँ पे रेंज बन जाएगी, ठीक है। मोड का देखें,
मोड कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको सीरीज़ जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ 5 7 6 4 3 2 2 1, ये हमारी सीरीज़ थी। अब आप इसमें देख सकते हैं कि जो 2 है हमारा वो 2 बार रिपीट हो गया है, इसका मतलब 2 हमारा मॉड होगा। ठीक है, कैसे देखते हैं मॉड, जो हमारा मैक्सिमम टाइम रिपीटेड नंबर जो होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ होता है, वही यहाँ पे क्या कहलाता है, मॉड कहलाता है। ठीक है, तो आई होप सो ये मीन, मीडियन, रेंज, मोड ये सब आपको अब आ गया होगा। ये क्वेश्चन अब मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, तो आप इसको ज़रूर करके सॉल्व करके ज़रूर बताइएगा। 1 1 2 2 6 6 6 5 4 3 2, इसमें आपको वही सेम चीज़ निकालनी है, मीन निकालना है, मोड निकालना है, ठीक है, मीडियन निकालना है और रेंज भी निकालना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आई होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिए। हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सी जोन में। तो आज के सेशन में आपको देखने को मिलने वाले रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पैटर्न जिस तरीके से यूज़ होता है यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस में, तो आपको हर एक क्वेश्चन अलग अलग हमारा दिख रहा है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बोलूँगा, अगर आप फैमिली में नए हैं तो फैमिली को आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ऐसे यूजफुल कंटेंट मिलता रहेगा जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आपको दिखने को मिल रहा है यहाँ पे कि 8 को लिखा गया है 514। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, किस नंबर को हम 29 लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको देखने को मिल रहा है कि 7:345, मतलब 7 को लिखा गया है 345। तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा होगा कि 8 का अगर हम क्यूब कर दें तो यहाँ पे उसके आसपास कुछ बन रहा है। सिमिलरली 7 का क्यूब कर दें तो यहाँ पे उसके आसपास कुछ बन रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ अभी, जैसे कि आपको कुछ अंदाज़ा लग ही गया होगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि 8 का आपको क्यूब करना है। ठीक है, आई होप सो कि दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो 8 का क्यूब करना है और +2 कर देना है। तो 8 का क्यूब क्या हो जाएगा, 512 और +2 कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 514, राइट। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 29 अभी हम छोड़ देते हैं अभी के लिए, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप अगर 7 का क्यूब करेंगे तो कितना बन जाएगा, 343 बनेगा। और इसमें हम कितना ऐड कर दें, तो 2 ऐड कर दें तो हमारा ये 45 आ जाएगा, 345। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन हमने ली है क्यूब का स्क्वायर क्यूब करने का और फिर +2 करने का, तो ये चीज़ इसमें भी फॉलो हो रही है और ये चीज़ इसमें भी फॉलो हो रही है। दैट मीन्स कि हमारा यहाँ पे भी कुछ लगेगा। तो यहाँ पे 2 ऐड कर रहे हैं। अब हमको देखने को नहीं मिल रहा है 29 किसका क्यूब है, तो किसी का नहीं। अगर हम आसपास देखें तो 3 का हमें नज़र आता है कि भैया 3 का क्यूब कितना होता है, 27। तो अगर हम 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा और +2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 29। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ये 3 से, ठीक है, ये वाला 3 जो है आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं रख रखे हैं क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड का साइज़ जो है वो छोटा है और आपको क्वेश्चंस मेरे को थोड़ा से ज़्यादा देने थे और पैटर्न भी अलग अलग दिखाना था, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे मैंने आपके लिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो वहाँ पे आपके होते हैं MCQ, वो वहाँ पे मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं रखे हैं, डायरेक्ट आपको आंसर बस पैटर्न बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं। आपके सामने ये आपको 4 जो है नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। इसमें आपको क्या निकालना है, फाइंड ऑड वन आउट आपको यहाँ पे निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन जो चीज़ें पूछी जाती है ना, वो इसमें या तो फिर इनको ऐड करके सेम नंबर आएगा और या तो फिर इनका डिफरेंस सेम आएगा। तो अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस निकलता है 82 माइनस अगर हम 56 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और यहाँ पे 7 5 तो 2 आ जाएगा, ठीक है, 26 का है। और यहाँ पे अब देखें अगर 122 माइनस 96, तो इसमें भी हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे 26 बनेगा। 12 में से 6 किया, यहाँ पे 6 और 11 9, हाँ ठीक है 2। अगेन यहाँ पे अगर हम माइनस करें 101 में से 75 को, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 11 में से 5 गया 6 एंड अगेन यहाँ पे 9 में से 7 गया 2, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 105 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 84, 5 में से 4 गया 1 और 10 में से 8 गया 2। तो आप देख सकते हैं आप कि यहाँ पे 26,
यहाँ पे 26, यहाँ पे भी 26, बट यहाँ पे क्या है 21। डिफरेंस इनका क्या है, अलग आ गया यहाँ पे। तो इसका मतलब आपका ये जो ये वाला है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट। ऑप्शन में आप अगर ये वाला डी ऑप्शन दिया होगा तो यहाँ पे डी ऑप्शन आप टिक करके आओगे तो आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। गॉट इट। मूविंग ऑन। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये है। आई थिंक ये जो आपको 10 क्वेश्चन हैं इसमें सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन आपका यही वाला है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ABCX DW और ZT। कैसे पता चलेगा कि इसमें आपको ऑड वन आउट है या तीनों चारों में से एक ऑप्शन अलग है, कुछ तीन में से। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे मैं थोड़ा सा सही करूँगा पहले, फिर आपको यहाँ पे चीज़ें बताऊँगा। यहाँ पे आपका B की जगह आप यहाँ पे Z रखोगे। नाउ अब ये क्वेश्चन आपका उस तरीके से बन जाएगा जो पैटर्न में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए क्या है, ये अपोजिट पेयर्स दिए हुए हैं। A का अपोजिट Z होता है, C का अपोजिट X होता है, D का अपोजिट W होता है, लेकिन Z का अपोजिट T नहीं होता, ना ही T का अपोजिट Z होता है। तो इसका मतलब आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपको ऑड वन आउट ही निकालना था। अब देखिए क्या है, ये सब अपोजिट पेयर बन रहे हैं इसमें, लेकिन ये अपोजिट पेयर नहीं है। अगर हम अपोजिट पेयर की बात करें तो Z का अपोजिट पेयर क्या हो जाएगा, A, यहाँ से आपको दिख रहा है, और T का अपोजिट पेयर की बात करें तो ये हो जाएगा G। अपोजिट पेयर का मैंने जो है ट्रिक वाली क्लास ऑलरेडी करा रखी है, तो वो आप ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो लिंक दे दूंगा या तो फिर प्लेलिस्ट जो है रीजनिंग की उसमें आप खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे आपको नेक्स्ट दिख रहा है, ये पल्मोनोलॉजी दिख रहा है आपका, किससे लिखा है, लंग्स से लिखा है। तो नेफ्रोलॉजी को हम यहाँ पे किडनी, ब्रेन, न्यूरॉन या फिर ब्लड, इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। इज इट क्लियर? यस, ओके, दिख रहा है। सो यहाँ पे किडनी, ब्रेन, न्यूरॉन या फिर ब्लड। नेफ्रोलॉजी किससे रिलेटेड है, बस आपको ये बताना है। अगर हम पल्मोनोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ लंग्स को, तो यहाँ पे नेफ्रोलॉजी किसको कहते हैं। इजीली आप समझ सकते हो कि जो नेफ्रॉन होती है किसकी यूनिट होती है, किडनी की। ठीक है, और न्यूरॉन किसकी होती है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ये जो न्यूरॉन है ये किसकी यूनिट होती है, आप लोग को कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। ये आपका कुछ ऐसे जंबल बॉक्स करके आता है, इसमें आपको फाइंड करना होता है कि आपका 19 लिखा है, 11 लिखा है, यहाँ पे 179, 23, 16, 329 और यहाँ पे 34, 18। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो इसमें कुछ एक पैटर्न लगता है, उस पैटर्न को आपको फाइंड आउट करना होता है और फिर आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाती है। ये क्वेश्चन फिलहाल के लिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे आप जो दिमाग लगाओगे, कुछ इनटू प्लस माइनस करोगे, यही हिंट है। आप मेरी तरफ से आपको यही हिंट है कि इसमें 19, 11 इसी में आपको इनटू करना है और कुछ प्लस माइनस करना है, तो यहाँ पे आपका ये बन जाएगा। और मेक श्योर कि जो आप इसमें कर रहे हैं वही सेम प्रोसीजर इस वाले में भी फॉलो होना चाहिए, तभी आप थर्ड वाले पे लगाओगे। ठीक है, दोनों ही बॉक्स में वो सेम प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, तभी आप ये थर्ड बॉक्स में लगाओगे। ठीक है, ओके, ये वाला देखते हैं। आपको सामने यहाँ पे दिख रहा है कि A/1 दिया हुआ है, B को 2 लिखा हुआ है, D को 4 लिखा हुआ है, तो V को हम क्या लिखेंगे। तो जिसने नंबरिंग वाली क्लास की होगी, आई थिंक कि मैंने यहाँ पे डाल रखी है ये वाली क्लास भी, तो आप रीजनिंग की जो क्लास है उसमें आप थोड़ा सा खोजिएगा, उसमें जो प्लेस वैल्यू वाली क्लास होगी अगर तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप लोग कमेंट कर देंगे तो प्लेस वैल्यू का भी मैं क्लास करा दूंगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने में ही पहचान में आ जाएंगे कि हाँ इसमें डायरेक्ट प्लेस वैल्यू यूज़ हुई है। तो प्लेस वैल्यू क्या है, जैसे A हमारा सबसे पहले आता है तो 1, A के बाद B आता है तो उसको 2 दे दिया, B के बाद C आता है तो उसको हम 3 दे देंगे, उसके बाद D आएगा तो उसको 4 दे देंगे, एंड सो ऑन। उसी तरीके से जो V है हमारा, V की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 22। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो ये 22 लिखा है, इसीलिए मैंने ऑप्शंस भी रख दिए थे। तो V की डायरेक्ट प्लेस वैल्यू यूज़ की गई है, 22 उसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर 22 बन जाएगा। गाइस अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए जरूर चलें, क्योंकि उसी तरीके से हमको हम मोटिवेशन मिलता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास खत्म होने के बाद कि आपको ये सब क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। और यकीन मानिए ऐसी तरीके से क्वेश्चंस आपके जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें आएंगे, और देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या पैटर्न यूज़ हो रहा है। रीजनिंग के और जो मैथमेटिक्स के, जो मेंटल एबिलिटी के या क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, आप उसमें फुल में से फुल मार्क्स लेकर आओगे अगर आप डेली हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो डेफिनेटली। और जो प्रीवियस क्लासेज हैं प्लेलिस्ट से वो सारी ही कवर ज़रूर करिए, वो आपको बहुत फ़ायदा करने वाली हैं, क्योंकि उसी से आपको और भी ढेर सारा कंटेंट पता लग जाएगा और बहुत सारे और भी पैटर्न मिल जाएंगे। ये तो हम नए पैटर्न करवा रहे हैं, और प्रीवियस क्लासेस भी ज़रूर प्रिपेयर करिए, उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि लिखा हुआ है ZKLM को किसके बराबर है, BMNO के बराबर है। तो ACEF को हम क्या लिखेंगे, देखिए इसमें सिंपल है कि आप यहाँ से गिन लीजिए Z के बाद कितने प्लेस हमने यहाँ पे किया, Z के बाद हमने A छोड़ के क्या लिखा, अब Z के बाद तो कुछ आता नहीं है तो वापस से हमारा वो सर्कल घूम जाएगा, ठीक है, सर्कल मतलब Z, उसके बाद AB फिर से शुरू हो जाएगा जी, ठीक है। तो अब Z के बाद क्या आएगा, A, लेकिन A नहीं लिखा, A छोड़ के B लिखा है, Z के बाद A छोड़ के B लिखा है, K के बाद L छोड़ के क्या लिखा है, M लिखा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में फिर आपको समझ नहीं आएगा। Z के बाद A छोड़ के हमने लिखा B, K के बाद L छोड़ के हमने लिखा M, सिमिलरली L के बाद M छोड़ के हमने लिखा N, और M के बाद N छोड़ के हमने लिखा O। उसी तरीके से एक छोड़ के हमको आगे वाला लिखना है, तो यहाँ पे A की जगह A के बाद B आता है, B छोड़ के हम क्या लिखेंगे C, C के बाद आता है D, लेकिन D छोड़ के हम क्या लिखेंगे E, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे Z के बाद A आता है, एक छोड़ के हम क्या लिख रहे थे उसके नेक्स्ट वाला B, या फिर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं +2 कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे E, F छोड़ के हम यहाँ लिखेंगे G, F, G छोड़ के हम यहाँ पे लिखेंगे H। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा CEGH आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे नंबर सीरीज आपको दी हुई है, ठीक है, 2 को लिखा हुआ है 8, 3 को लिखा हुआ है 27, तो 4 को क्या लिखेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, साफ आपको दिख रहा होगा। 2 की पावर अगर हम 3 कर दें, अब आपके सामने नज़र आ जाएगा कि इसमें क्या पैटर्न यूज़ हो रहा है। 3 की पावर अगर हम 3 कर दें तो आपको नज़र आ जाएगा कि इसके सामने क्या हो रहा है। सिमिलरली 4 की पावर अगर हम 3 कर दें तो आपको आंसर मिल जाएगा कि 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64 इज़ द राइट आंसर। होप सो कि आपको इस समझ में आ गया होगा। तो आपको ये पैटर्न भी ध्यान में रखना है कि ये पैटर्न भी लग सकता है, क्यूब करके, स्क्वायर करके, क्यूब करके +1, क्यूब करके -1, क्यूब करके +2, ठीक है। तो ये सब प्रैक्टिस आप करोगे, डेफिनेटली ये सब पैटर्न आपके दिमाग में खुलते जाएंगे, और जब आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठोगे वहाँ भी आपके सामने ये चीज़ें खुद ही अपने आप आगे आ जाएंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये नंबर सीरीज़ का है, इस सीरीज़ को आपको पूरा करना है, बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। तो सिंपली यहाँ पे आपको अगर इनटू प्लस माइनस यही होता है, लेकिन इस वाली सीरीज़ में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या किया गया है, इसको प्लस किया गया है पहले वाले को, तो 1 + 0 कितना आएगा 1, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है 1, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये भी इस वाले 1 को 0 में प्लस किया और फिर उसके आगे लिख दिया। आगे देखते हैं, तो ये 1 को जोड़ा हमने 1 में और कितना आया 2, आगे लिख दिया, ठीक है। सिमिलरली 2 को हमने जोड़ा इस आगे वाले 1 से, 2 + 1 ये 3 लिख दिया। 3 को फिर हमने जोड़ा यहाँ पे 3 + 2 क्या लिख दिया 5 लिख दिया। 5 को फिर से हमने 3 में जोड़ा, 5 + 3 क्या लिख दिया 8 लिख दिया। सिमिलरली हम 8 में फिर से 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा आपका 13 बन जाएगा ना। आई होप सो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ये वाला लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 3 को लिखा गया है इसमें 3:8 और लिखा गया है 4 को 15, 9 को लिखा गया है 80, तो 13 को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे आपको मैंने अभी बताया कि इसमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करके और -1, स्क्वायर करके -1, 3 का स्क्वायर करेंगे आएगा 9, 9 - 1 8 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे आएगा 81, 81 - 1 तो कितना आ जाएगा 80। सिमिलरली अगर हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 169, और 169 में से अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 168। तो 168 आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क है, करके बताना है। नेक्स्ट क्लास में जब आऊँगा तब यहाँ पे आपको उस क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आपका ये क्वेश्चन बना या नहीं बना। सबके क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसका इंतज़ार रहेगा। देखते हैं सबसे पहले इसको कौन करता है और एग्जैक्ट आंसर कौन बता रहा है, ठीक है। सो विद पैटर्न, जो भी पैटर्न इसमें यूज़ हो रहा है वही सेम पैटर्न इसमें भी यूज़ होना चाहिए, सेम पैटर्न इसमें भी यूज़ होना चाहिए, तब भी आप जो पैटर्न फॉलो करेगा इन दोनों में वो उसी पैटर्न को आप इसमें लगाओगे, ठीक है। तो बस ये रूल है, आपको ध्यान रखना है। बाकी ये क्वेश्चंस कैसे लगे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर